हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है रिफंड अंडर जीएसटी। शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। सबसे पहले दिया हुआ है सेक्शन नंबर 54 जो बात करता है रिफंड ऑफ टैक्स। अब देखो, सबसे पहले हमें देखना है कि किन किन केसेस के अंदर जो है आपको रिफंड प्रोवाइड किया जाएगा। तो काफी सारी सिचुएशंस दी गई है। पहला बोला है, अगर आप कोई भी एक्सपोर्ट करते हो या सप्लाई करते हो एसईजेड डेवलपर या एसईजेड यूनिट को ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, अगर आईजीएसटी का पेमेंट करके अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो, उस केस में जो भी आईजीएसटी आपने पे किया है उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो यहां पर मिस्टर एक्स है, वो क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब जब भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी कर रहे हैं। सो मान लीजिए उनका एक्सपोर्ट वैल्यू जो है वो 2 लाख रुपीस है, उस पर उन्होंने यहां पर जीएसटी पे किया है 18% का 36,000 का। टोटल वैल्यू कितना होगा, 2,36,000। सो 2,36,000 का वैल्यू हो गया। अब यहां पर देखो, जो 36,000 का जो यहां पर जीएसटी है जो पे किया गया है, वो जीएसटी का यहां पर रिफंड मिल जाएगा मिस्टर एक्स को। क्लियर है। अब देखो यहां पर जब भी मिस्टर एक्स ने जो इनपुट्स खरीदे होंगे, अब इनपुट खरीदे, मान लो यहां पर एस करके एक सप्लायर है जिससे इनपुट खरीदे हैं, इनपुट का वैल्यू 1 लाख रुपीस है और उस पर जीएसटी 18% का यहां पर चार्ज किया है। सो 1,18,000 जो है टोटल यहां पर सप्लायर ने चार्ज किया, मिस्टर एक्स है। अब सप्लायर ने वो इनपुट खरीदा और फिर एक्सपोर्ट किया। जब एक्सपोर्ट किया वो विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी किया। ठीक है। सो देखो अब यहां पर मिस्टर एक्स ने टैक्स का पेमेंट टोटल कितना किया, तो जब भी यहां पर इनपुट्स खरीदे गए तो ये 18,000 जो है वो यहां पर टैक्स का पेमेंट किया है। और दूसरा, जब आपका आउटवर्ड सप्लाई था, ठीक है, उस केस में भी आपने 36,000 का जो है यहां पर टैक्स का पेमेंट किया है। अब ये जब 36,000 पे करोगे गवर्नमेंट को, आपका आउटवर्ड सप्लाई, उसमें से इनपुट टैक्स क्रेडिट भी तो क्लेम करोगे जो आपने इनपुट के लिए पे किया है। सो ये जो 18,000 का जो पेमेंट किया है जीएसटी का, वो यूज करेगा। तो टोटल नेट पैसा कितना पे करना है कैश के अंदर, 18,000 का। सो मिस्टर एक्स ने 2 बार जीएसटी का पेमेंट किया। पहला कहां किया सर, जब ये इनपुट्स खरीदे, इस इनपुट्स पे 18,000 का यहां पर जो है पैसा पे किया है जीएसटी का, और सेकंड केस में जो है 18,000 यहां पर पे किया जो उनका आउटवर्ड सप्लाई है। सो 18 प्लस 18 कितना हो गया, 36,000 का जीएसटी पे किया है। अब गवर्नमेंट कितना रिफंड दे रही है, तो देखो 36,000 का ही रिफंड दे रही है। सो जितना आपने एक्सपोर्ट करते समय जीएसटी का पेमेंट किया है उतना आपको यहां पर रिफंड मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखने वाली क्या है कि अगर आप विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जो भी आपका इनपुट्स है, इनपुट्स का आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो 18,000 है, ये 18,000 का आप रिफंड यहां पर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, रिफंड नॉट अलाउड। क्यों सर, ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो ये आपने इनपुट पे जो जीएसटी पे किया है ना, वो आप आगे यूटिलाइज कर लोगे, एज आईटीसी यहां पर यूटिलाइज कर रहे हो ना। तो जब भी आप विद पेमेंट ऑफ जीएसटी कर रहे हो तो आपका इनपुट पे जो टैक्स पे किया है उसका आईटीसी क्लेम कर लोगे, इसलिए बार बार जो है डबल यहां पर बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए क्या हो रहा है, नेट अमाउंट आपका जीएसटी जेब से आपका पैसा कितना जा रहा है, सर मेरा जेब से 36 ही जा रहा है, 18 मैं इनपुट पे दे रहा हूं, 18 यहां पर नेट पे कर रहा हूं, 36 पे कर रहा हूं और मेरे को जो है रिफंड मिल रहा है कितना, 36,000 का। सो अल्टीमेटली आपने जो भी एक्सपोर्ट किया उस पर कोई भी जीएसटी का पेमेंट नहीं किया। क्लियर है सर। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। आपको रिफंड मिलेगा ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी। अब देखो अनयूटिलाइज आईटीसी क्या होता है, जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसमें जो भी आईटीसी अनयूटिलाइज रह जाता है उसका आप रिफंड ले सकते हो, लेकिन सिर्फ 2 कंडीशंस के अंदर। ठीक है, बाकी आप नॉर्मली नहीं ले सकते। सिर्फ 2 कंडीशन के अंदर आप जो भी आपका अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका क्रेडिट ले सकते हो। पहला दिया है, जब एक्सपोर्ट कर रहे हो या सप्लाई कर रहे हो एसईजेड डेवलपर या यूनिट को विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी कर रहे हो। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो सेम केस है जहां पर क्या हो रहा है, मिस्टर एक्स ने जो है कुछ इनपुट्स खरीदे हैं, इनपुट का वैल्यू कितना है, 1 लाख रुपीस का, उस पर यहां पर जो है जीएसटी पे किया होगा 18,000 का। तो टोटल कितना यहां पर पैसा पे किया है, 1,18,000 का। ठीक है, मिस्टर एक्स ने सप्लायर को पे किया। अब उसने कुछ प्रोडक्शन किया, प्रोडक्ट बनाया और फिर उस प्रोडक्ट को जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। अब जब एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो विदाउट पेमेंट ऑफ यहां पर आईजीएसटी कर रहा है। ठीक है, सो 2 लाख का उसका वैल्यू है, जीएसटी कोई पे करना नहीं है, तो टोटल कितना हो गया, 2 लाख ही यहां पर वैल्यू हो गया। सो इस केस में क्या है, पेमेंट नहीं किया, तो जो भी उसका इनपुट यहां पर है, ठीक है, अब ये देखो ये 18,000 का जो है, जो इसका आईटीसी इसने यहां पर जो पैसा पे किया है, इसका 18,000 का आईटीसी क्लेम करेगा। अब ये आईटीसी तो यूज ही नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका जो आउटवर्ड सप्लाई है वो तो कुछ है ही नहीं, नील है, क्योंकि विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो उस केस में आउटवर्ड सप्लाई तो आउटवर्ड लायबिलिटी तो कुछ है ही नहीं। उस केस में बोला कि जो भी आपका अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है, ये 18,000 जो है इसका हम रिफंड यहां पर दे देंगे। ठीक है, तो दोनों केस में अंतर क्या है समझो। जब आप विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी कर रहे हो तो जितना आईजीएसटी पे किया उतना ही रिफंड मिलेगा। ठीक है, उस केस में आपका जो भी इनवर्ड सप्लाईज है उसका आपको जो है रिफंड नहीं मिलेगा। क्लियर है, क्योंकि वो आप आईटीसी के फॉर्म में यूज कर लोगे। लेकिन सेकंड केस, जब आप विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एक्सपोर्ट कर रहे हो, उस केस में जो भी आपका इनवर्ड सप्लाईज है, इनवर्ड सप्लाईज पे जितना भी आपने टैक्स पे किया है उसका आपको जो है यहां पर रिफंड मिल जाएगा। क्लियर है। चलो सर, सेकंड केस कौन सा है जब अनयूटिलाइज आईटीसी का आपको रिफंड मिलेगा? सेकंड केस दिया इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है, तो देखो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको भी।
जब आपका जो इनपुट है उसका रेट, मान लीजिए आपने कोई इनपुट्स खरीदे हैं, उसका रेट दिया है 18%, और जो आपका आउटपुट है, आउटवर्ड सप्लाई जो है, उस पर रेट है 5% ही। तो क्या होगा, जब मैं इनपुट्स खरीद रहा हूं तो मैं 18% की रेट से टैक्स पे कर रहा हूं, मान लीजिए 18,000 रुपीज पे किया है, ठीक है। अब जब मेरा आउटवर्ड सप्लाई होगा उस पर तो रेट कम है, तो मेरा आईटीसी क्या होगा, अक्यूमुलेट हो जाएगा, मैं वो आईटीसी को यूज ही नहीं कर पाऊंगा। जनरली हम जो भी आईटीसी लेते हैं वो हमारा आउटवर्ड लाइबिलिटी के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 18,000 का लाइबिलिटी यहाँ पर है, मेरा इनपुट्स मेरे पास है, ठीक है, इसको आईटीसी मैंने लिया है। अब ये आईटीसी का पर्पस क्या है कि मैं जब भी मेरा आउटवर्ड लाइबिलिटी होगा उसके सामने मैं इसको एडजस्ट करूंगा और फिर जितना नेट अमाउंट आएगा वही मैं कैश में पे करूंगा। लेकिन आपका जो लाइबिलिटी है वो कम रहेगा, क्यों? क्योंकि आउटवर्ड का जो रेट है वो रेट कम है। तो उस केस को बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। और इस केस में भी जो भी आपका अक्यूमुलेटेड आईटीसी, जो अनयूटिलाइज आईटीसी है, उसका जो है रिफंड यहां पर जीएसटी के अंदर मिल जाएगा। क्लियर है? सो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जब आपका इनपुट पर जो रेट है वो ज्यादा है और आउटवर्ड सप्लाई पे जो रेट है वो कम है, उस केस में जो भी आपका अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, सो दो केसेस में जो है अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड मिलता है। पहला, जब आप सप्लाई कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो या सप्लाई कर रहे हो एसईजेड डेवलपर या यूनिट को विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, और सेकंड केस में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर अगर केस है, इन दो केसेस के अंदर आपको जो है यहां पर अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का क्रेडिट मिल जाएगा। क्लियर है? सॉरी, रिफंड आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स रिगार्डेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट। अब डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में जो भी आपने यहां पर टैक्स का पेमेंट किया है उसका भी आपको रिफंड मिल जाएगा। नेक्स्ट बोला है रिफंड ऑफ एनी बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। आपका कैश लेजर के अंदर कोई भी बैलेंस पड़ा हुआ है तो उसका भी आप रिफंड ले सकते हो आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी फी और एनी अदर अमाउंट। ठीक है, जो भी आपका लाइबिलिटी है वो मीट आउट करने के बाद आप यहां पर रिफंड ले सकते हो। तो आप देखो, हमने पेमेंट ऑफ टैक्स में पढ़ा था कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कैसा होता है सर। तो देखो, इस तरह से जो है यहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कैश लेजर होता है, उसमें जो भी पैसा आप डिपॉजिट करते हो जीएसटी पीएमटी 06 के द्वारा जो भी पैसा डिपॉजिट करते हो वो यहां पर आ जाएगा। उसके अलावा कोई टीडीएस अगर आपका है या टीसीएस अगर कलेक्ट किया गया है तो वो अमाउंट सारे जो है क्रेडिट हो जाएंगे। अब ये अमाउंट किसके लिए यूज करेंगे, तो जो भी आपका लाइबिलिटी है, ठीक है, जो भी आपका लाइबिलिटी है उसके लिए वो पैसा यूज करेंगे। और बाकी का जो बैलेंस बचा है, जो आपका बैलेंस बच जाता है, इस बैलेंस का क्या यूज है सर, तो इस बैलेंस का आप जो है दो तरह का यूज कर सकते हो। क्या, तो देखो, या तो आप इस अमाउंट को आगे कैरी फॉरवर्ड कर दो, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट मंथ के लिए, क्योंकि देखो जीएसटी के अंदर लाइबिलिटी तो हर महीने आने वाला है, हर महीने आपको टैक्स का पेमेंट करना है। सो अगले महीने ये कैश लेजर है ना, कैश लेजर मतलब अपना ही पैसा है, हम इसको अगले मंथ में यूज कर लेंगे। तो या तो आप कैरी फॉरवर्ड कर लो और नेक्स्ट मंथ में यूज कर लो, या फिर कि भाई नहीं, मुझे इतना वेट नहीं होता है, मैं तो इस पैसे को कहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं कहीं इन्वेस्ट करूंगा, वहां से कुछ रिटर्न कमाऊंगा, ठीक है, मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो उस केस में अगर आप उस पैसे को रिफंड लेना चाहते हो तो आप इसका जो है रिफंड यहां पर ले सकते हो। ठीक है, रिफंड आपको अलाउड हो जाएगा, लेकिन आपका जो भी लाइबिलिटी है, एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी, वो मीट आउट होना चाहिए। ठीक है, आपको पहले लाइबिलिटी जो भी है, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, वो लाइबिलिटी मीट आउट करने के बाद जो बचा है, जो बैलेंस है, उसी का आपको रिफंड यहां पर मिलेगा। क्लियर है? सो यही चीज यहां पर दी है। ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का जो भी आपका बैलेंस है वो आप ले सकते हो, वो आपका ही ई वॉलेट है एक तरह का, लेकिन आपका जो है पेमेंट है टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी का, वो सारा हो जाना चाहिए। नेक्स्ट बोला है refund on account of tax paid on supply which is not provided either wholly or partially or and for which invoice has not been issued। ठीक है, तो देखो, टैक्स जब भी आपने पे किया है ऑन एडवांस पेमेंट। अब देखो, एक एग्जांपल से इसको भी समझते हैं कि मान लीजिए आपको कोई एडवांस रिसीव हुआ है, ठीक है, ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है, ठीक है। सो अब सप्लायर ने क्या किया है, एडवांस पेमेंट किया है, एडवांस पेमेंट किया है। अब एडवांस पेमेंट जो भी किया है उसका क्या करना पड़ेगा, सप्लायर को जो है गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अगर किसी सप्लाई सर्विस के अगेंस्ट आपको एडवांस मिलता है तो पेमेंट बेसिस पे आपको यहाँ पर जीएसटी का पेमेंट करना पड़ता है। तो सप्लायर क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा जो भी पैसा उसको रिसीव हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए आगे चल करके ये सप्लायर जो है कोई सप्लाई नहीं करता है, सप्लाई जो है वो नहीं करता है। और सेकंड क्या बोला है, अगर कोई इनवॉइस भी इशू नहीं करता है, ठीक है, ये हम टैक्स इनवॉइस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सो आपको कोई एडवांस रिसीव हुआ, उस एडवांस के अगेंस्ट आपने गवर्नमेंट को तो पैसा पे कर दिया, गवर्नमेंट को जो मान लीजिए एडवांस आपको 5 लाख रुपीज रिसीव हुआ है, तो इस 5 लाख रुपीज पे जो भी आपका जीएसटी रहा होगा वो जीएसटी आपने गवर्नमेंट को यहाँ पर पे कर दिया है सप्लायर ने। तो अब आपने जो एडवांस रिसीव हुआ उसके अगेंस्ट ना कोई सप्लाई किया, ना ही कोई इनवॉइस इशू किया, उस केस में क्या होगा, आपको वो पैसा रिफंड करना पड़ेगा रेसिपिएंट को। जब भी रिफंड करोगे तो आपको एक रिफंड वाउचर इशू करना पड़ेगा। ठीक है, रिफंड वाउचर इशू करोगे। अब देखो, जितना भी पैसा आपने कलेक्ट किया, मान लीजिए यहां पर 5 लाख प्लस जीएसटी, इतना अमाउंट आपने रेसिपिएंट से जो है कलेक्ट किया था। अब रेसिपिएंट से कलेक्ट किया तो 5 लाख रुपीज तो आपने अपने पास रखा और जो जीएसटी का अमाउंट था वो गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब वापस जब रिफंड वाउचर इशू करोगे इस केस में तो आपको पूरा यहां पर पैसा पे करना पड़ेगा, 5 लाख प्लस जीएसटी। तो
जो पैसा जीएसटी का आप गवर्नमेंट को दे चुके हैं, वो गवर्नमेंट को जो पैसा दिया है वो वापिस से जो है इस सप्लायर को रिफंड यहां पर मिल जाएगा। क्लियर है? तो जो भी पैसा आपने टैक्स पे किया है ऑन एडवांस पेमेंट पे जो भी टैक्स पे किया है उस केस में रिफंड यहां पर मिल जाएगा। नेक्स्ट बोला है रिफंड ऑफ टैक्स रॉन्गली कलेक्टेड एंड पेड टू द गवर्नमेंट। अब देखो कोई ट्रांजैक्शन है जिसको मुझे ऐसा लग रहा था कि वो इंटर स्टेट सप्लाई है और मैंने उसको इंटर स्टेट सप्लाई मान करके आईजीएसटी का पेमेंट कर दिया, लेकिन सब्सिक्वेंटली मुझे पता चलता है कि वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, मुझे आईजीएसटी का पेमेंट नहीं करना था, मुझे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का पेमेंट करना था। उस केस में जो है जो आईजीएसटी मैंने रॉन्गली यहां पर पे कर दिया है उसका मुझे रिफंड मिल जाएगा। रिफंड कब मिलेगा सर? जब आप करेक्ट हेड में टैक्स का पेमेंट करोगे। सो आपको सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पे करना था तो वो यहां पर पे कर दो। जिस दिन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेमेंट कर दोगे वहां से 2 इयर्स के अंदर अंदर आपको जो है रिफंड मिल जाएगा। क्लियर है? चलो सर नेक्स्ट, रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड बाय टूरिस्ट लिविंग इंडिया। अब देखो जो भी आईजीएसटी पे किया गया है टूरिस्ट ने लिविंग इंडिया ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। सो यहां पर जो है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अगर कोई टूरिस्ट जो इंडिया में आता है और कोई गुड्स खरीद कर ले जा रहा है तो उस केस में जो भी उसने जीएसटी पे किया होगा उसका उसको रिफंड यहां पर मिल जाएगा सेक्शन 15 के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट बोला है टैक्स बिकम रिफंडेबल एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर, डायरेक्शन ऑफ एनी अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल और कोर्ट। तो अगर कोर्ट का कोई जजमेंट आता है, कोई ऑर्डर आता है और उसके तहत अगर आपको कोई पैसा रिफंडेबल हो रहा है तो उस केस में भी आपको रिफंड यहां पर मिल जाएगा। नेक्स्ट बोला है ऑन फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। अब देखो हमने सेक्शन नंबर 60 पढ़ा है असेसमेंट एंड ऑडिट चैप्टर में, जब आप प्रोविजनली कोई पैसा यहां पर पे कर सकते हो, ठीक है। सो जब भी आपका फाइनल ऑर्डर आता है, अब मान लीजिए प्रोविजनल असेसमेंट के टाइम पे आपने पैसा ज्यादा पे कर दिया और फाइनल असेसमेंट के ऑर्डर पे कुछ पैसा आपको रिफंडेबल है तो वो पैसा जो है रिफंड मिल जाएगा। नेक्स्ट बोला है रिफंड ऑफ टैक्सेस पे ऑन परचेसेस मेड बाय यूएन बॉडीज और एमएससीज। अब देखो यूएन बॉडीज या एम्बेसीज कोई यहां पर इंडिया के अंदर है तो उस केस में जो भी वो परचेजेस करते हैं, परचेज के ऊपर जो भी पैसा पे किया उन्होंने जीएसटी पे किया है उसका भी उनको रिफंड मिल जाएगा। नेक्स्ट बोला है रिफंड ऑफ एडवांस टैक्स डिपॉजिटेड बाय सीटीपी एंड एनआरटीपी। अब देखो सीटीपी एंड एनआरटीपी को जो है एस्टिमेटेड अपना लाइबिलिटी के बेस पे यहां पर एडवांस में पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है। तो उन्होंने एस्टिमेटेड बेसिस पे यहां पर जीएसटी का पेमेंट कर दिया और सब्सिक्वेंटली उनका इतना सप्लाई नहीं हुआ तो वो पैसा क्या होगा उनको रिफंड यहां पर मिल जाएगा। नेक्स्ट बोला है रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स। आपने एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स कर दिया, रेट जो है वो यहां पर 18% था लेकिन आपने 28% की रेट से जो है पैसा पे कर दिया गवर्नमेंट को, तो उस केस में भी आपको रिफंड मिल जाएगा। और लास्ट यहां पर अमेंडमेंट एक आया है जो बोलता है रिफंड ऑफ एडिशनल आईजीएसटी पेड ऑन अकाउंट ऑफ अपवर्ड रिवीजन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स सब्सिक्वेंट टू एक्सपोर्ट। अब देखिए जब भी मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है, नॉर्मल मैं एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट अगर विद पेमेंट ऑफ जीएसटी किया है तो जितना मैंने जीएसटी पे किया होगा एक्सपोर्ट के टाइम पे उसका मुझे रिफंड मिल जाएगा। लेकिन सब्सिक्वेंटली क्या होता है, बाद में चल करके क्या होता है कि जो प्राइजेस है वो प्राइजेस का रिवीजन हो जाता है, अपवर्ड रिवीजन, मतलब प्राइजेस बढ़ जाती है। 1 लाख रुपीज का प्राइस था, 18,000 जीएसटी पे किया था, 18,000 का जो विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी मैंने एक्सपोर्ट किया वो 18,000 का तो मेरे को रिफंड मिल गया। लेकिन बाद में चल के प्राइस जो है वो बढ़ गया, 1 लाख का 1,50,000 हो गया, तो उस केस में क्या होगा, मेरा जीएसटी का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। सो मैंने जो एडिशनल आईजीएसटी पे किया है उसका मुझे जो है यहां पर रिफंड मिल जाएगा। क्लियर है? इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो मैं यहां पर एक्सपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है, एक्सपोर्ट जब मैंने किया तो 1 लाख रुपीज का यहां पर वैल्यू था और उस पर 18,000 का जीएसटी है, ठीक है। सो टोटल 1,18,000 हो गया। अब इस केस में ये जो 18,000 का मैंने जीएसटी पे किया है इसका मुझे रिफंड मिल जाएगा क्योंकि मैं विद पेमेंट ऑफ जीएसटी यहां पर एक्सपोर्ट कर रहा हूं। अब सब्सिक्वेंटली चलकर क्या हुआ, बाद में चल करके ये जो 1 लाख का प्राइस है ये 1.5 लाख हो गया, तो इस केस में जीएसटी का अमाउंट भी बढ़ जाएगा, मुझे एडिशनल आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। एडिशनल कितना हो जाएगा सर, 1.5 लाख पे अगर मैं 18% लगाऊंगा तो 27,000 आएगा, ठीक है। अब पहले मैं 18,000 पे कर चुका हूं, अब मुझे एडिशनली कितना पे करना है, 9,000 और पे करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने एडिशनल आईजीएसटी पे किया है इसका भी जो है मुझे यहां पर रिफंड मिल जाएगा। क्लियर है? वही चीज यहां पर बोला हुआ है अमेंडमेंट। तो ये सारे सिनेरियोज हमने देखे, इन सिनेरियोज के केस में आपको रिफंड यहां पर मिल जाएगा। रिफंड बेसिकली क्या है, मेरा ही पैसा है जो लौट करके मेरे पास आ रहा है, ठीक है। तो आपके हाथ में वापस से वही पैसा, आपका ही पैसा मिल रहा है। अब इन सिचुएशंस पे रिफंड मिलेगा। अब प्रोसेस क्या रहने वाला है सर, तो यहां पर सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा एप्लीकेशन फॉर रिफंड क्लेम। अब रूल नंबर 89 यहां पर बात करता है कि एप्लीकेशन को कैसे फाइल करनी। तो देखो अब रिफंड किसको मिल सकता है, तो एनी पर्सन बोला है, ठीक है, कोई भी पर्सन अगर चाहे तो जिसको लगता है कि भाई ये जो सिचुएशंस दी गई है उस वो सिचुएशन जो है उनके साथ हो रही है और वो उनको यहाँ पर रिफंड ड्यू है, उस केस में वो यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल करेंगे। एप्लीकेशन कहां पर फाइल करेंगे, जीएसटी कॉमन पोर्टल पे फाइल करेंगे। एक फॉर्म दिया हुआ है जीएसटी RFD 01, तो यहां पर एप्लीकेशन फाइल करने की पड़ेगी जीएसटी RFD 01 के अंदर विद इन 2 इयर्स फ्रॉम द रिलेवेंट डेट।
सो समय कितना दिया है, टाइम लिमिट क्या बोला है, 2 ईयर्स फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। अब ये रेलेवेंट डेट क्या होता है सर, ये हम आगे चल करके देखेंगे, ठीक है। तो 2 साल के अंदर अंदर आपको रिफंड एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा और आप अपना जो है रिफंड क्लेम कर सकते हो टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी का, या कोई भी अमाउंट जो आपने पे किया है, ठीक है। लेकिन ये जब रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, ये रिफंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट टू रूल 10 भी है, ठीक है। आधार ऑथेंटिकेशन कराने के बाद आप जो है यहाँ पर रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। अब जब भी आप रिफंड क्लेम कर रहे हो तो आप टीडीएस या टीसीएस का अमाउंट जो है वो भी यहाँ पर क्लेम कर सकते हो, ठीक है। हमने ये ऑलरेडी देखा है यहाँ पर कि आप ये देखो, अब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर क्या देखा था कि पीएमटी 06 से आप पैसा डिपॉजिट किया है, टीडीएस डिपॉजिट किया है, टीसीएस डिपॉजिट किया है, तो ये आपका क्रेडिट साइड हो गया। अब इसमें से जो भी लाइबिलिटी था वो लाइबिलिटी मीट आउट करने के बाद ये जो बैलेंस पैसा है, ठीक है, ये जो बैलेंस पैसा है इसका आप यहाँ पर रिफंड ले सकते हो। सो इस बैलेंस में ऑलरेडी जो है ये टीडीएस टीसीएस के अमाउंट भी इंक्लूसिव ही है। सो कोई टीडीएस या टीसीएस का अमाउंट है उसका भी आपको रिफंड मिल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अब अगर आप कोई एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर आईजीएसटी के पेमेंट करके एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड्स का आउट ऑफ इंडिया, उस केस में बोला है कि आपको ये रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या कर रहे हो आप, एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड्स का और वो आईजीएसटी का पेमेंट करके अगर कर रहे हो तो उस केस में जो आपका शिपिंग बिल होता है, जब आप अपना शिपिंग बिल फाइल करते हो वही डीम्ड टू बी रिफंड एप्लीकेशन मान लिया जाता है, ठीक है। तो उस केस में आपको अलग से जो है ये जीएसडी आरएफडी 01 फाइल करने की जरूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट, टाइम लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से जब आप रिफंड ले रहे हो तो उस केस में ये 2 इयर्स का जो टाइम लिमिट है ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। क्यों सर, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है वो आप ही का एक तरह का ई वॉलेट है, ठीक है, आप ही का पैसा है, तो आप जब चाहो उसको ले सकते हो, उसके केस में कोई टाइम लिमिट यहाँ पर प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। नेक्स्ट, अब हमने देखा है कि हमें 2 इयर्स में एप्लीकेशन फाइल करना है रिफंड का और वो फ्रॉम रेलेवेंट डेट है। तो सर ये रेलेवेंट डेट क्या होता है, तो देखो अलग अलग सिनेरियोज दिए हैं, उस केस में रेलेवेंट यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला बोला है गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो आउट ऑफ इंडिया बाय सी और एयर, अगर सी के द्वारा या एयर के द्वारा कर रहे हो तो उस केस में डेट ऑन विच द शिप और एयरक्राफ्ट लीव्स इंडिया, जब वो इंडिया से निकल के जाएंगे वहां से 2 इयर्स देखना है। नेक्स्ट, अगर बाय लैंड अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस केस में डेट ऑन विच सच गुड्स पासेस द फ्रंटियर, कस्टम फ्रंटियर जब पास करते हैं वहां से 2 इयर्स। नेक्स्ट, अगर बाय पोस्ट अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ गुड्स बाय द पोस्ट ऑफिस, ठीक है। नेक्स्ट, सर्विसेज अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो आउट ऑफ इंडिया, पहले हमने गुड्स का केस देखा, अब यहां पर बोला है अगर आप सर्विस कर रहे एक्सपोर्ट कर रहे हो आउट ऑफ इंडिया तो उस केस में डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। देखो सर्विस के केस में हमेशा पेमेंट आता है, ठीक है। हमने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में क्या डेफिनेशन देखा है सर, 5 कंडीशंस देखी थी। पहला, जो सप्लायर है वो इंडिया में होना चाहिए, जो रेसिपिएंट है वो आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, पेमेंट इज रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज और इन आईएनआर वेयरएवर परमिटेड बाय आरबीआई। एंड लास्ट कंडीशन क्या था कि सप्लायर एंड बायर आर नॉट मेयरली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए डिस्टिंक्ट पर्सन। सो ये 5 कंडीशंस फुलफिल होती है तब वो ट्रांजैक्शन सप्लाई एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कहा जाता है। सो एक्सपोर्ट के केस में पेमेंट मस्ट बी रिसीव्ड होना चाहिए फॉरेन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में। तो उस केस में देखो आपका 2 इयर्स का टाइम लिमिट कब से देखेंगे, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट और क्या बोला है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, विचएवर जो लेटर रहेगा वहां से 2 इयर्स का टाइम लिमिट देखा जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स रिगार्डेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट। डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में क्या बोला है, जिस दिन आप रिटर्न फाइल करोगे रिलेटेड टू सच डीम्ड एक्सपोर्ट वहां से 2 इयर्स का टाइम लिमिट देखना है। नेक्स्ट, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू अ एसईजेड डेवलपर और एसईजेड यूनिट, उस केस में जिस दिन आप अपना रिटर्न फर्निश करते हो अंडर सेक्शन 39 वहां से 2 इयर्स का टाइम लिमिट देखना है। नेक्स्ट, अगर पैसा पे हो रहा है where tax is paid provisionally under this act or rules made therein, प्रोविजनल अगर पैसा पे किया गया है तो उस केस में जिस दिन आपका फाइनल ऑर्डर आता है, ठीक है, प्रोविजनल असेसमेंट के केस में आपने पैसा पे किया है तो जिस दिन फाइनल ऑर्डर आया उस समय क्या होगा, एडजस्ट किया जाएगा और जो पैसा जो बच रहा है जो रिफंडेबल अमाउंट है तो जिस दिन वो एडजस्टमेंट किया है टैक्स का आफ्टर द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर वहां से 2 इयर्स का टाइम लिमिट देखना रहेगा। नेक्स्ट, अगर आपको जो रिफंड मिल रहा है वो रिफंडेबल है एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर, डायरेक्शन ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल और एनी कोर्ट, उस केस में जिस दिन वो ऑर्डर आपको रिसीव हुआ है, जिस दिन कम्युनिकेशन हुआ है, कम्युनिकेशन ऑफ सच जजमेंट, वहां से आपको 2 इयर्स का टाइम लिमिट देखना है। नेक्स्ट, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस है तो उस केस में जिस दिन आप अपना रिटर्न फर्निश करोगे अंडर सेक्शन 39 फॉर द पीरियड इन विच सच क्लेम फॉर रिफंड वाज अराइजेस वहां से 2 इयर्स टाइम लिमिट देखना है। नेक्स्ट, पर्सन अदर देन अगर सप्लायर, अगर कोई रेसिपिएंट जो है वो रिफंड अगर क्लेम कर रहा है तो उस केस में जिस दिन उसको गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव होते हैं, ठीक है, यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है जो सप्लायर होता है वही यहाँ पर रिफंड क्लेम करता है, लेकिन अगर कोई रेसिपिएंट अगर रिफंड क्लेम कर रहा है तो उस केस में जिस दिन उसको गुड्स या सर्विसेज रिसीव हुआ है वहां से जो है उसको 2 इयर्स का टाइम लिमिट देखना है, ठीक है। एंड लास्ट क्या बोला है, एनी अदर केसेस है उस केस में डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। एनी अदर केस क्या हो गया, जैसे आपने जो है इंटर स्टेट सप्लाई मान के आईजीएसटी का पेमेंट कर दिया लेकिन आपको सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का पेमेंट करना था,
तो उस केस में जिस दिन आप करेक्ट हेड के अंदर टैक्स का पेमेंट कर दोगे, वहां से 2 इयर्स के अंदर आपको रिफंड यहां पर मिल जाएगा। तो ये सारी हमने टाइम लिमिट्स देखी। 2 इयर्स का टाइम लिमिट कहां से देखना है। अब आपको प्रोसेस क्या है, तो सिंपल, कोई भी पर्सन जीएसटी कॉमन पोर्टल पे जाएगा, जीएसटी RFD 01 यहाँ एप्लीकेशन फाइल करेगा और रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है। क्लियर है। चलो सर, नेक्स्ट आ जाते हैं। एक क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है दैट बंचिंग ऑफ रिफंड क्लेम अक्रॉस फाइनेंशियल ईयर इज अलाउड। ठीक है। सो देखो, मान लीजिए मेरा कोई रिफंड क्लेम है, ठीक है, वो रिफंड क्लेम मार्च मंथ का है और अप्रैल मंथ का भी है और मान लो मई मंथ का भी है। ठीक है। तो इन तीनों मंथ का मेरा यहाँ पर रिफंड एप्लीकेशन है, मैंने रिफंड क्लेम कर रहा हूं। इस केस में क्या होगा, ये जो मार्च तक है ये दूसरा फाइनेंशियल ईयर है और अप्रैल से लेकर के आगे जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ जाता है। तो अगर आप रिफंड यहाँ पर क्लेम कर रहे हो तो यहाँ पर बंचिंग ऑफ रिफंड क्लेम भी अलाउड होगा। ठीक है। तो आप यहाँ पर मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर के लिए भी रिफंड यहाँ पर क्लेम कर सकते हो, वो यहाँ पर अलाउड होगा। नेक्स्ट, आप जब भी आप अपना एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। ठीक है। तो सेक्शन 54 सबसेक्शन 4 स्टिपुलेट्स दैट the application shall be accompanied by documentary evidence to establish that refund is due to the applicant। ठीक है। तो यहाँ पर रूल नंबर 89 सब रूल 2 के अंदर जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। तो जब भी आप अपना एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो तो अलोंग विद दिस रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको जो है फाइल करना पड़ेगा, ताकि आप प्रूव कर पाओ कि रिफंड इज एक्चुअली ड्यू टू मी। क्लियर है। एंड सेकंड क्या बोला है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू एस्टेब्लिश दैट देयर इज नो अनजस्ट एनरिचमेंट। मतलब आपको प्रूव करना पड़ेगा कि यहां पर जो है अनजस्ट इनरिचमेंट नहीं है। अब सर, अनजस्ट इनरिचमेंट क्या होता है, तो समझो एक रेसिपिएंट है और एक सप्लायर है। ठीक है। रेसिपिएंट ने जो है सप्लायर को पैसा पे किया 1 लाख रुपीस और प्लस 18,000 पे किया। क्लियर है। अब सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर ये 1 लाख रुपीस अपने पास रखेगा और 18,000 जो है वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। बाद में चल करके पता चलता है कि ये जो 18,000 है ये रिफंड बनता है। तो अगर ये पैसा जो है 18,000 सप्लायर को पैसा पे कर देंगी गवर्नमेंट, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 18,000 कहां से आया, ये 18,000 इस रेसिपिएंट ने पे किया है। तो एक्चुअल में टैक्स का बर्डन किसने बियर किया, रेसिपिएंट ने। तो यहां पर जो है ये पैसा सप्लायर को नहीं दे सकते। ठीक है। सो आपको जो अगर सप्लायर यहां पर क्लेम कर रहा है रिफंड, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि टेस्ट ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट उसको पास करना पड़ेगा। ठीक है। और चूंकि जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है। जो कंजप्शन बेस्ड टैक्स है, जो कंज्यूमर होता है वो एक्चुअल में बर्डन बियर करता है। तो इस केस में क्या होगा, जो भी रिफंड होगा, ये 18,000 जो है यहां पर रिफंड तो मिलेगा, लेकिन पैसा जो है कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो अगर कोई जो भी पर्सन रिफंड क्लेम कर रहा है, अगर वो टेस्ट ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट यहां पर प्रूव कर देता है, उस केस में वो पैसा उसको मिलेगा, अदरवाइज जो है पैसा कंज्यूमर वेलफेयर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर ये 18,000 सप्लायर को दे देंगे, उस केस में क्या होगा, सप्लायर जो है अनजस्टली इनरिच हो रहा है। ठीक है। उसने पैसा तो 18,000 रेसिपिएंट का लिया है, लेकिन पैसा जो है दोनों तरफ से उसको मिल गया, यहां से 18,000 भी उसको मिल गया और रेसिपिएंट से भी 18,000 ले लिया, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट लाया गया है अनजस्ट इनरिचमेंट का। सो आपको जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यहां पर लगाने पड़ेंगे अनजस्ट इनरिचमेंट के भी, कि भैया एक्चुअल में जो है मैंने ही बर्डन बियर किया है। ठीक है। तो अदरवाइज पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि देखो, जब भी आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो रिफंड का, और अगर आपका रिफंड का जो अमाउंट है वो अप टू रुपीज 2 लाख रुपीज तक है। ठीक है। अप टू कितना है, 2 लाख रुपीज तक का रिफंड है, उस केस में इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द एप्लीकेंट टू फर्निश एनी डॉक्यूमेंट्री और अदर एविडेंस। आपको ये जो हमने देखा ना, दो चीज है, पहला तो आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाने पड़ेंगे और दूसरा आपको अनजस्ट एनरिचमेंट का लिए भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने पड़ेंगे। तो क्या बोला है, अगर आपका रिफंड का जो अमाउंट है वो अप टू 2 लाख रुपीज तक है, तो ये जो फर्स्ट वाला है ना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये आपको जो है फर्निश करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ठीक है। सो सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो कि दैट सर्टिफाइंग दैट देयर इज नो अनजस्ट एनरिचमेंट। ठीक है। सो अगर आप ये जो है, सॉरी ये फर्स्ट वाला नहीं, एक मिनट, छोटा सा मिस्टेक है, हाँ ये सेकंड वाला जो अनजस्ट एनरिचमेंट के रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको फर्निश नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने यहां पर अगर सेल्फ सर्टिफाई कर देते हो कि भैया अनजस्ट एनरिचमेंट का टेस्ट हम पास कर रहे हैं, उस केस में आपको जो है रिफंड यहां पर मिल जाएगा। लेकिन आपका रिफंड का अमाउंट जो है वो अगर एक्सीड करता है 2 लाख रुपीज से, मतलब 2 लाख रुपए से ज्यादा का अगर रिफंड है, उस केस में आपको सर्टिफिकेट लगेगा। सर्टिफिकेट कौन देगा, सीए और सीएम है। ठीक है। सीए और कॉस्ट अकाउंटेंट जो है उनका सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर है। चलो सर, नेक्स्ट आ जाता है एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। अब देखो, इन केसेस के अंदर जो है पैसा सिर्फ यहां पर एप्लीकेंट को पे किया जाएगा। ठीक है। जो कंज्यूमर वेलफेयर फंड है उसमें ट्रांसफर नहीं होगा। सो इन केसेस के अंदर पैसा भी एप्लीकेंट को दिया जाएगा। एंड सेकंडली, कोई सर्टिफिकेट आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, ना ही सीए या सीएमए का सर्टिफिकेट यहां पर लगेगा। ठीक है। सो कौन कौन से केसेस है, पहला दिया है रिफंड ऑफ टैक्स पेड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और
ऑन इनपुट और इनपुट सर्विसेज यूज्ड इन मेकिंग सच एक्सपोर्ट। अगर आप कोई एक्सपोर्ट कर रहे गुड्स एंड सर्विसेज का, उस केस में जो है सप्लायर को सीधा जो है रिफंड यहां पर मिल जाएगा, एप्लीकेंट को ही दिया जाएगा। सेकंड, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी किन केसेस में मिलता है? एक तो जीरो रेटेड सप्लाई के केस में, और दूसरा अक्यूमुलेटेड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। सो इन केसेस के अंदर भी एप्लीकेंट को ही पैसा पे किया जाएगा। थर्ड बोला है जब refund of tax paid on supply which is not provided either wholly or partly and for which invoice has not been issued or where refund voucher has been issued। so refund voucher का कौन सा हमने देखा है? जब भी आपको कोई पैसा एडवांस में रिसीव होता है, आपने गवर्नमेंट को पैसा पे कर दिया जीएसटी का, लेकिन फ्यूचर में क्या हुआ, ना सप्लाई किया ना ही इनवॉइस इशू किया, उस केस में क्या होगा, आपको पैसा रिफंड करना पड़ेगा अपने कस्टमर को, जो भी रेसिपिएंट है उसको पैसा पे करना पड़ेगा। सो आप रिफंड वाउचर इशू करोगे। अब रिफंड वाउचर में तो आपने पूरा पैसा पे किया, मान लीजिए 1,18,000 आपने टोटल पैसा लिया था, अब 18,000 गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब जब रिफंड वाउचर इशू किया तो रेसिपिएंट को पूरा 1,18,000 पे किया, तो ये जो 18,000 आपने गवर्नमेंट को पे किया था वो अब एप्लीकेंट को ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो है उसी ने बर्डन बियर किया है। नेक्स्ट क्या बोला है, रिफंड ऑफ टैक्स इन परस्यूएंस ऑफ सेक्शन नंबर 77। 77 कौन सा है? जहां पर आप रॉन्ग हेड में टैक्स पेमेंट कर देते हो, आईजीएसटी पे कर दिया, सीएस पे करना था, तो उस केस में भी एप्लीकेंट को रिफंड मिलेगा। एंड नेक्स्ट क्या बोला है, टैक्स और इंटरेस्ट बोर्न बाय सच अदर क्लास ऑफ एप्लीकेंट्स एज द गवर्नमेंट में नोटिफाई। जो भी क्लास ऑफ रेसिपिएंट को एप्लीकेंट को गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, उनको भी यहाँ पर जो है रिफंड मिल जाएगा। एंड लास्ट क्या बोला है, रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। कैश लेजर से जब भी पैसा ले रहे हो वो तो आप ही का पैसा है, सो एप्लीकेंट को ही यहाँ पर मिलेगा। सो ये भी देखो डायरेक्ट क्वेश्चन कभी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कौन कौन से केसेस के अंदर जो है पैसा सीधा सिर्फ यहाँ पर एप्लीकेंट को पी किया जाएगा, ठीक है। सो ये एक्सेप्शंस है, इन केसेस के अंदर पैसा भी एप्लीकेंट को मिलेगा, और दूसरा कोई भी तरह का आपको जो है डिक्लेरेशन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, ना ही सेल्फ डिक्लेरेशन, ना ही सीए या सीएमए का सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्लियर है? अदरवाइज नॉर्मल केस में हमने क्या देखा है, अगर आपका रिफंड जो है अप टू 2 लाख रुपीस तक है, उस केस में सेल्फ सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, और अगर अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख रुपीस है, उस केस में सीए या सीएमए का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, ठीक है। चलो सर नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रोसीजर ऑन रिसीट ऑफ रिफंड क्लेम। अब प्रोसीजर क्या रहने वाला है, अभी तक हमने दो चीजें देखी है, पहला कौन कौन सी सिचुएशंस में रिफंड मिलेगा, ठीक है, सारे केसेस देखे थे हमने, उसके बाद हमने रूल नंबर 89 पढ़ा कि क्या एप्लीकेशन रहेगा, ठीक है, आपको जीएसटी आरएफडी 01 के अंदर एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है, और वो 2 इयर्स के अंदर फ्रॉम रिलेवेंट डेट आपका टाइम लिमिट रहेगा, ठीक है। अब प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो देखो रूल नंबर 90 दिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर काफी सारे रूल्स दिए प्रोसेस के अंदर। पहला रूल दिया है रूल नंबर 90 जो बात करता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिफंड क्लेम। अब देखो जब आप अपना एप्लीकेशन फाइल करते हो और वो अलोंग विद जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है या फिर आपका जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है रिगार्डिंग अनजस्ट एनरिचमेंट, वो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल करोगे। अब रिफंड एप्लीकेशन आप जो रिफंड फाइल किया है वो आप रिफंड क्लेम कर रहे हो फ्रॉम कैश लेजर। अगर आप रिफंड क्लेम कर रहे हो अपने ही कैश लेजर से, उस केस में तो है आपको ऑटोमेटिकली एक्नॉलेजमेंट उसी टाइम पे मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो पैसा आपका ही है, तो जब आपने एप्लीकेशन फाइल की उसी समय आपको ऑटोमेटिक एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सेकंड केस, जब आप रिफंड फाइल कर रहे हो और वो अदर रिफंड क्लेम्स है, ठीक है, कोई अदर अमाउंट्स है, कैश लेजर से क्लेम नहीं कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, वो जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर के पास जाएगी। प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, स्क्रूटिनाइज करेगा, ठीक है। सो वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी जाती है प्रॉपर ऑफिसर को टू स्क्रूटिनाइज द एप्लीकेशन फॉर इट्स कंप्लीटनेस। तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, उसको पूरा चेक करेगा एप्लीकेशन को, उसके बाद विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज वो यहाँ पर डिसाइड करेगा कि क्या एप्लीकेशन कंप्लीट है या फिर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, ठीक है। सो आप देखो ये क्यूट सा ऑफिसर है, बट ये क्या करेगा 15 डेज के अंदर अंदर देखेगा, अगर आपका एप्लीकेशन कंप्लीट मिलता है इसको, इस केस में इशू कर देगा एक्नॉलेजमेंट इंडिकेटिंग द डेट ऑफ फाइलिंग क्लेम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जब एक्नॉलेजमेंट दिया जाएगा उसमें इंडिकेट करेगा डेट ऑफ फाइलिंग रिफंड क्लेम। सो ये डेट ऑफ फाइलिंग रिफंड क्लेम क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहां से देखेंगे कि आपको जो है 60 दिन के अंदर अंदर पैसा मिलना चाहिए। सो क्या उसने टाइम पीरियड पे मिला, क्या अगर 60 दिन में नहीं मिला तो उसके बाद आपको इंटरेस्ट मिलता है रिफंड पे भी। सो ये सारी जो कैलकुलेशन है वो यहां इस डेट से देखी जाएगी कि आपका डेट ऑफ फाइलिंग रिफंड क्लेम क्या है। सो जिस दिन आपको एक्नॉलेजमेंट मिला वो दिन का जो है उसमें जो इंडिकेट किया गया है वही आपका डेट ऑफ फाइलिंग रिफंड क्लेम रहेगा। क्लियर है? सो अगर एप्लीकेशन कंप्लीट है तो एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, लेकिन अगर एप्लीकेशन जो है वो इनकम्प्लीट होती है उस केस में क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर आपको एक डेफिशिएंसी मेमो देगा, ठीक है, और डेफिशिएंसी मेमो में बताएगा कि आपकी एप्लीकेशन में ये मिस्टेक्स है, तो इन सारी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करो और फिर जो है एक फ्रेश रिफंड एप्लीकेशन फाइल करो। तो क्या हुआ सर, हमने एप्लीकेशन फाइल की लेकिन वो इनकम्प्लीट निकली, तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर विद इन 15 डेज जो है एक डेफिशिएंसी मेमो इशू करेगा और उसमें मिस्टेक्स बताएगा, वो मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करके आपको जो है फ्रेश रिफंड एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। जो हमने रूल नंबर 89 में देखा वैसे ही एप्लीकेशन आपको फाइल करना पड़ेगा। अब देखो जब भी आपको जो है डेफिशिएंसी मेमो मिलता है तो उस केस में क्या होगा, आपको फ्रेश एप्लीकेशन देना है, तो ये जो टाइम पीरियड आपका वेस्ट हुआ है
आपने पहले रूल नंबर 89 में एप्लीकेशन फाइल किया, फिर वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया गया प्रॉपर ऑफिसर के पास, प्रॉपर ऑफिसर ने चेक किया और उसके बाद जो है डेफिशिएंसी मेमो दिया। तो ये जो भी टाइम पीरियड वेस्ट हुआ है इसको आपको एक्सक्लूड करना है जब आप 2 इयर्स का टाइम लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये पीरियड को आपको एक्सक्लूड करना रहेगा। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं विड्रॉल ऑफ रिफंड क्लेम। अब देखो आपने कोई रिफंड क्लेम किया है लेकिन अब आप उसको विड्रॉ करना चाह रहे हो, तो क्या आप कर सकते हो? क्या बिल्कुल आप कर सकते हो, रिफंड एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हो। बट क्या बोला है? बिफोर इश्यूएंस ऑफ प्रोविजनल रिफंड, ठीक है। बिफोर इश्यूएंस ऑफ प्रोविजनल रिफंड सेंशन ऑर्डर, फाइनल रिफंड सेंशन ऑर्डर, पेमेंट ऑर्डर, रिफंड विथहोल्ड ऑर्डर और शो कॉज नोटिस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रिफंड एप्लीकेशन फाइल्ड, ठीक है। तो ये सारी चीजों से पहले आप जो है यहाँ पर विड्रॉ कर सकते हो। अब ये टर्म्स क्या है हम आगे चल करके देखेंगे, ठीक है, कि प्रोविजनल रिफंड सेशन ऑर्डर क्या होता है, ये सारी चीजें बाद में। लेकिन अगर इनसे पहले अगर आप विड्रॉ करना चाहो तो उस केस में आप विड्रॉ कर सकते हो। अब मान लीजिए आपने रिफंड क्लेम जो है वो विड्रॉ कर दिया है, तो उस केस में जो भी पैसा अगर आपका जो है डेबिट कर दिया गया है आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, तो वो पैसा जो है वापस से क्रेडिट बैक कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में, ठीक है। तो जनरली क्या होता है सर, हमने देखा है कि लेजर्स रहते हैं इसमें इस तरफ पूरा क्रेडिट अमाउंट रहता है, ठीक है। अब जब भी हम पैसा यहाँ पर रिफंड क्लेम करते हैं तो रिफंड जब भी पैसा क्लेम करते हैं तो वो पैसा डेबिट हो जाता है हमारे अकाउंट से। तो जो भी पैसा पहले डेबिट हुआ था अब आपने विड्रॉ कर दिया रिफंड क्लेम, तो वापस से जो है वो पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। क्लियर है सर? चलो अब हमने रूल नंबर 90 में क्या पढ़ा सर, सिंपल समझो एक बार ध्यान से कि जब भी आपको जो है आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते हो उस एप्लीकेशन का क्या होगा आगे चल के। तो देखो अगर रिफंड जो क्लेम किया है वो आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से कर रहे हो तो ऑटोमेटिक एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। अगर अदर रिफंड क्लेम्स है तो वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर के पास। प्रॉपर ऑफिसर विद इन 15 डेज क्या करेगा, अगर कंप्लीट है एप्लीकेशन उस केस में एक्नॉलेजमेंट इशू कर देगा, इंडिकेट करेगा डेट ऑफ फाइलिंग रिफंड क्लेम। और अगर इनकम्प्लीट है उस केस में डेफिशिएंसी मेमो इशू करेगा और बोलेगा कि एक फ्रेश एप्लीकेशन लाओ आफ्टर रेक्टिफाइंग दिस डेफिशिएंसीज। और जो भी टाइम पीरियड आपका वेस्ट हुआ है इस दौरान वो पीरियड जो है एक्सक्लूड किया जाएगा फ्रॉम द पीरियड ऑफ 2 इयर्स। क्लियर है? उसके बाद विड्रॉ आप कर सकते हो अपना रिफंड क्लेम, बिफोर आपका जो भी ऑर्डर मिलता है उससे पहले विड्रॉ कर सकते हो। और अगर जब विड्रॉ कर देते हो जो पैसा आपका डेबिट किया गया था वो वापस से क्रेडिट बैक कर दिया जाएगा। क्लियर है? चलो सर नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 91। ये बात करता है ग्रांट ऑफ प्रोविजनल रिफंड। अब प्रोविजनल रिफंड का क्या कॉन्सेप्ट है तो समझो। इन केस द क्लेम रिलेट्स टू रिफंड अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है सर? जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या सप्लाई कर रहे हो एसईजेड डेवलपर या एसईजेड यूनिट को फॉर ऑथोराइज्ड ऑपरेशन, तो उस केस में क्या बोला है कि देखो एनीवेज हमें रिफंड मिलने ही वाला है, तो अब रिफंड मिलने में तो 60 दिन लग जाएगा, हमारा तो रोज का काम है ये, हम तो रोज ही कोई व्यक्ति एक्सपोर्ट ही कर रहा है, उसका बिजनेस ही यही है। तो उस केस में क्या बोला है भैया कि अगर आप जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो तो उस केस में जो है हम प्रोविजनली आपको 90% ऑफ द टोटल रिफंड क्लेम आपको पे कर देंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज आफ्टर गिविंग द एक्नॉलेजमेंट। तो जिस दिन हमने देखा रूल नंबर 90 के अंदर हमने एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट देखा, तो जिस दिन एक्नॉलेजमेंट मिला है वहां से 7 डेज के अंदर अंदर आपको 90% आपका रिफंड क्लेम का अमाउंट मिल जाएगा। मान लीजिए रिफंड आपने 10 लाख रुपीस का क्लेम किया है तो 9 लाख रुपीस जो है आपको यहां पर प्रोविजनली दे दिया जाएगा 7 दिन के अंदर। अब वर्ड क्या यूज किया तो देखो प्रोविजनल वर्ड यूज किया है, फाइनल नहीं है ये। प्रोविजनली 90% पैसा पे कर दिया जाएगा और रिमेनिंग जो 10% है वो आपको पे किया जाएगा ऑन फाइनल सेटलमेंट आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद, सारा कंप्लीटनेस देखने के बाद जो है बाकी का 10% जो है आपको पैसा रिफंड किया जाएगा। क्लियर है? लेकिन अब ध्यान रखना प्रोविजनल रिफंड जो है आपको कब नहीं मिलेगा। देखो जब कोई व्यक्ति जो है वो प्रोसिक्यूटेड है फॉर एनी ऑफेंस वेयर द अमाउंट ऑफ टैक्स इवेजन एक्सीड्स 2.5 CR। सो अगर 2.5 करोड़ से ज्यादा का टैक्स इवेजन किया है उस केस में उस व्यक्ति को प्रोविजनल जो है रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसने अपना वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो टैक्स इवेजन कर चुका है तो उसको अलाउड नहीं होगा। क्लियर है सर? तो दोनों रूल आपको समझा। रूल नंबर 90 एक्नॉलेजमेंट की बात करता है, रूल नंबर 91 जो है प्रोविजनल रिफंड की बात करता है, ठीक है। चलो सर नेक्स्ट आता है रूल नंबर 92। ये बात करता है ऑर्डर ऑफ रिफंड। अब देखो आपको पहला एक्नॉलेजमेंट आ गया, अगर जीरो रेटेड सप्लाई है तो आपको प्रोविजनली पैसा मिल जाएगा। उसके बाद रूल 92 क्या बोला है कि आपको ऑर्डर रिफंड का ऑर्डर कब आएगा तो रिफंड ऑर्डर शेल बी इशूड बाय द प्रॉपर ऑफिसर विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट। तो जिस दिन एप्लीकेशन मिला है वहां से जो है आपको जिस दिन आपका ये जिस दिन इंडिकेट करते हैं, हमने देखा था कि आपको जो है प्रॉपर ऑफिसर इंडिकेट करेगा डेट ऑफ फाइलिंग रिफंड क्लेम, तो वहां से 60 डेज के अंदर जो है आपको पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। आपका रिफंड ऑर्डर जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब रिफंड जो है वो ग्रांट किया जाएगा बोथ इन कैश और क्रेडिट बेस्ड ऑन दी ओरिजिनल मोड ऑफ पेमेंट। तो जो भी आपका ओरिजिनल मोड ऑफ पेमेंट होगा उसके थ्रू आपको पैसा वापस रिफंड मिल जाएगा। अगर आपका अमाउंट जो है वो रिफंडेबल है इन कैश तो वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। आफ्टर आपका कोई अगर आउटस्टैंडिंग ड्यूज निकला हुआ है तो उनको एडजस्ट करने के बाद पैसा जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाएगा।
और सेकंड, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अगर रिफंड मिल रहा है तो उसके इसमें जो भी पैसा पहले डेबिट हुआ था वो वापस से क्रेडिट बैक हो जाएगा। क्लियर है? अब रिफंड ऑर्डर क्या होगा, तो देखो सबसे पहले जो भी आपका फाइनल रिफंड ऑर्डर आया, हमने यहाँ पर देखा था कि 60 डेज में फाइनल रिफंड ऑर्डर आएगा, तो वो जो अमाउंट है उसमें से लेस करेंगे प्रोविजनल रिफंड। देखो हमने यहाँ पर देखा कि कुछ 90% पैसा जो है आपको रिफंड प्रोविजनली कर दिया जाता है अगर जीरो रेटेड सप्लाई का केस है तो अगर कुछ पैसा प्रोविजनली पे किया है तो उसको हम लेस करेंगे। नेक्स्ट, कोई अगर आउटस्टैंडिंग डिमांड है आपका तो वो भी लेस होगा, और उसके बाद जो पैसा बचता है उसके रिगार्डिंग जो है पेमेंट ऑर्डर यहाँ पर इशू किया जाएगा। सो दो टर्म्स हमने क्या देखी सर, पहला रिफंड ऑर्डर आता है, उस अमाउंट में से हम लेस करेंगे, कोई प्रोविजनल अगर पैसा पे किया गया है तो वो लेस करेंगे। दूसरा, कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज है आपके तो वो भी लेस होंगे, और उसके बाद जो नेट पैसा जो मुझे पे करना है, जो गवर्नमेंट को पे करना है एप्लीकेंट को, वो जो है पेमेंट ऑर्डर के थ्रू यहां पर बताया जाएगा। क्लियर है? चलो सर नेक्स्ट आ जाते हैं, where the proper officer is satisfied that the amount refundable is not payable to the applicant। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि ये जो पैसा आया है, ये जो पेमेंट ऑर्डर हमने पास किया है, ये एप्लीकेंट को नहीं देना चाहिए, उस केस में जो है वो पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्लियर है सर? चलो नेक्स्ट आ जाता है इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस एंड रिजेक्शन ऑफ रिफंड क्लेम। अब देखो हमने पहले क्या देखा कि आप एप्लीकेशन फाइल करोगे, उसके बाद आपको जो है प्रोविजनल पैसा मिलेगा या फिर फाइनल ऑर्डर मिलेगा 60 डेज के अंदर। अब देखो अगर आपका रिफंड एप्लीकेशन जो है सही नहीं है, उसको रिजेक्ट करना है, अगर प्रॉपर ऑफिसर को रिफंड एप्लीकेशन रिजेक्ट करना है, उस केस में क्या होगा, वो सीधा रिजेक्ट नहीं कर सकता, उसको एक शोकॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा। ठीक है? सो जब प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि रिफंड इज नॉट एडमिसेबल, क्या बोला है, प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि रिफंड नहीं देना चाहिए या फिर इट इज नॉट पेबल टू द एप्लीकेंट, तो उस केस में क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर एक शो कॉज नोटिस इशू करेगा टू द एप्लीकेंट। ठीक है? एप्लीकेंट को नोटिस यहां पर प्रोवाइड करेगा। अब एप्लीकेंट को क्या करना है, रिप्लाई करना पड़ेगा विद इन 50 डेज। अब देखो ये एप्लीकेंट तो क्या है, लड्डू लेके खड़ा है कि मुझे रिफंड मिलेगा, है ना, लेकिन यहां पर रिफंड तो नहीं मिला, उसको क्या मिल गया, नोटिस मिल गया। तो इस केस में इसको क्या करना पड़ेगा, ये लड्डू की थाली छोड़ करके इसको रिप्लाई देना पड़ेगा, और रिप्लाई कितने दिन में देगा, 15 डेज के अंदर रिप्लाई फर्निश करेगा। अब अगर रिप्लाई जो है वो सेटिस्फैक्टरी है, अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई है कि भैया रिप्लाई आपका सही है, उस केस में जो है रिफंड यहां पर सेंक्शन कर दिया जाएगा। लेकिन जो रिप्लाई फर्निश किया है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, उस केस में आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यहां पर रिफंड का जो एप्लीकेशन है वो रिफंड क्लेम को जो है यहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर है? चलो सर नेक्स्ट क्या बोला है, द सेड ऑर्डर शैल बी मेड अवेलेबल टू द एप्लीकेंट इलेक्ट्रॉनिकली एंड क्रेडिट ऑफ रिजेक्टेड क्लेम कैन बी टेकन अगेन इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। क्लियर है? अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अगर आप स्टडी मटेरियल में देखोगे तो बहुत यहाँ पर आपको जो है अलग तरीके से दिया हुआ है, बट मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है। सिंपल चीज क्या ध्यान रखनी है, अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि रिफंड एडमिसेबल नहीं है या फिर नॉट पेड टू द एप्लीकेंट है, उस केस में नोटिस इशू करेगा। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट को क्या करना है, रिप्लाई फर्निश करना पड़ेगा 15 डेज के अंदर। अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी है तो आपको रिफंड सेंक्शन कर दिया जाएगा, अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं है उस केस में जो है आपका जो रिफंड क्लेम है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं विद होल्डिंग ऑफ रिफंड क्लेम। अब देखो रिफंड क्लेम कब आपका विद होल्ड किया जा सकता है, आपका रिफंड ऑर्डर तो आ गया, ठीक है, रिफंड ऑर्डर आ गया, लेकिन वो पैसा विद होल्ड कर सकते हैं जब कोई रजिस्टर्ड पर्सन ने डिफॉल्ट किया इन फर्निशिंग एनी रिटर्न, उसने अगर अपना कोई रिटर्न फर्निश नहीं किया है, या फिर दूसरा केस क्या है, हु इज रिक्वायर्ड टू पे एनी टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी व्हिच हैज नॉट बीन स्टेड बाय एनी कोर्ट। मतलब कोई पैसा आपको जो है पेबल निकल रहा है, ठीक है, आपको गवर्नमेंट को पे करना है, कुछ पैसा आपका पेबल निकल रहा है या फिर आपने रिटर्न फर्निश नहीं किया है, उस केस में आपका जो रिफंड है उसको विथहोल्ड किया जा सकता है। ठीक है? अब अगर आपका जो रिफंड है इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनी अपील और फर्दर प्रोसीडिंग्स, अगर कोई मैटर अपील का है या फर्दर प्रोसीडिंग्स में चल रहा है और उसके तहत आपको जब रिफंड मिलता है, उस केस में क्या बोला है, he may withhold the refund till such time as he may determine. The taxable person shall be entitled to interest at the rate of 6% per annum if as a result of the appeal or further proceedings he become entitled to refund. अगर देखो जो अपील में गए या कोई प्रोसीडिंग्स चल रहा है और उस प्रोसीडिंग्स के बाद जो फाइनल ऑर्डर था उसमें अगर पता चलता है कि आपको रिफंड यहां पर मिलना चाहिए, उस केस में वो रिफंड भी मिलेगा और साथ में जो है इंटरेस्ट भी आपको दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। क्लियर है? चलो सर नेक्स्ट आता है रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। अब देखो हम ये कॉन्सेप्ट को पहले भी देखे कि अनयूटिलाइज्ड आईटीसी क्या होता है, जब आप अपना आईटीसी यूज नहीं कर पाते हो। ठीक है? दो केसेस में ही रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी मिलता है। पहला, अगर आप कोई भी एक्सपोर्ट कर रहे हो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है, मतलब अंडर बॉन्ड या एलयूटी आप फाइल करके जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हो। एंड सेकंड केस क्या था, जब आप सप्लाई कर रहे हो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, आपका इनपुट पर रेट जो है वो ज्यादा है, आउटवर्ड सप्लाई पे कम है, तो उस केस में आप यहां पर रिफंड क्लेम कर सकते हो। सो पहला, जब आप पहला दिया हुआ है रूल नंबर 89 सब रूल 4, ये बात करता है रिफंड क्लेम इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी।
अब देखो, विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी अगर आपने कोई एक्सपोर्ट किया है तो उस केस में रूल 89 4 लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। इसके क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। हम बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि आप जब एक्सपोर्ट कर रहे हो, जीरो रेटेड सप्लाई है आपका और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है, मतलब पेमेंट टैक्स का नहीं कर रहे हो, तो उस केस में जो भी आपका इनपुट्स है, जो आपने इनपुट्स पे टैक्स पे किया है, उसका आप आईटीसी यहां पर आपके पास पड़ा होगा अनयूटिलाइज, उसका आप जो है रिफंड ले सकते हो। अब इसके लिए एक फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूला अगर नहीं भी समझो, सिर्फ लॉजिक देखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, देखिए, जितना मेरा आईटीसी है वो आईटीसी का, मैं अनयूटिलाइज आईटीसी है, अब उस अनयूटिलाइज आईटीसी का मुझे रिफंड लेना है, ठीक है। तो मान लो 1 लाख रुपीज का मेरे पास अनयूटिलाइज आईटीसी है, ठीक है। सो 1 लाख रुपीज का मेरे पास यहां पर अनयूटिलाइज आईटीसी। अब ये आईटीसी का जो है अगर मैं पूरा रिफंड ले लूंगा तो वो गलत हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि हमें अनयूटिलाइज आईटीसी कौन सा देखना है, जो एट्रीब्यूटेबल है टू एक्सपोर्ट टू जीरो रेटेड सप्लाई, ठीक है। सो जितना जीरो रेटेड सप्लाई, मान लीजिए मैं यहां पर डोमेस्टिक टेरिटरी में भी सेल कर रहा हूं और मैं एक्सपोर्ट भी कर रहा हूं, तो उस केस में अगर मैं पूरा ही आईटीसी का क्रेडिट ले लूंगा तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए क्या बोला है कि जितना ये आईटीसी है, ये 1 लाख रुपीज मान लीजिए एक्सपोर्ट भी कर रहे हो, इसमें एक्सपोर्ट वाला भी है और डीटीए वाला भी है, तो जितना एट्रीब्यूटेबल है जीरो रेटेड सप्लाई के लिए वही आपको आईटीसी यहां पर रिफंड मिलेगा। सो जितना एट्रीब्यूटेबल है जीरो रेटेड सप्लाई के लिए वो कैसे निकालेंगे, तो जितना आपका जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स या जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस का टर्नओवर है, डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर ले लो, उसको मल्टीप्लाई करोगे नेट आईटी से, तो नेट आईटीसी से, तो फिर आपका जो है यहां पर रिफंड का अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या है, देखो, तो टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इनटू नेट आईटीसी। सो कर क्या रहे हैं हम, नेट आईटीसी का रिफंड ले रहे हैं, लेकिन वो नेट आईटीसी जो एट्रीब्यूटेबल है जीरो रेटेड सप्लाई के लिए, ठीक है, जितना हमने एक्सपोर्ट किया है उसके रिगार्डिंग जितना आईटीसी एट्रीब्यूटेबल है वही हम रिफंड यहां पर मिलेगा। क्लियर है सर? फॉर्मूला आपको समझा गया, सिंपल फॉर्मूला है, सिर्फ आपको लॉजिक ध्यान रखना है कि जितना आईटीसी एट्रीब्यूटेबल है जीरो रेटेड सप्लाई के लिए वही हम यहां पर ले रहे हैं। प्रोपोर्शनेट कैसे कर रहे हैं, जितना मेरे जीरो रेटेड सप्लाई का टर्नओवर है डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। अब ये देखो चार टर्म्स हमने देखी है, पहला बोला है जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, दूसरा बोला है जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस, तीसरा बोला है एडजस्टेड टोटल टर्नओवर और चौथा बोला है नेट आईटीसी। सो इन चारों टर्म्स को समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला दिया है टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा। देखो, जब आप गुड्स को यहां पर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कौन सा वैल्यू लेना है, तो देखो, वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड और एलयूटी। देखो, जितना आपने एक्सपोर्ट किया है वही आपको यहां पर वैल्यू ले लेना है, ठीक है। जो बॉन्ड या एलयूटी फाइल करके जो आपने एक्सपोर्ट कर रहे हो वो वैल्यू ले लेना है। लेकिन केस कुछ ऐसा है जिसमें आपका जो शिपिंग बिल में जो वैल्यू है और आपका वैल्यू डिक्लेयर्ड इन द टैक्स इनवॉइस, अगर ये दोनों अलग अलग है, सर ये कैसे हो सकता है, समझो। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक सप्लायर है जो एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, सो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहां पर इसने जो वैल्यू बताया है वो 3 लाख रुपीज का बताया है, 3 लाख रुपीज का, सॉरी 3 लाख रुपीज का वैल्यू बताया अपने इनवॉइस के अंदर, ठीक है। लेकिन आगे जब जब वो एक्सपोर्ट कराने गया तो यहां पर एक्सपोर्ट करने के टाइम पे उसने जो शिपिंग बिल फाइल किया उसमें क्या बोल रहा है, मान लीजिए वहां के कस्टम्स के जो ऑफिसर है उन्होंने बोला कि नहीं आपने वैल्यू ज्यादा बताया भाई, 3 लाख रुपीज तो है ही नहीं, ये तो 2 लाख रुपीज ही है। तो उस केस में आपका जो शिपिंग बिल का वैल्यू है वो अगर 2 लाख रुपीज है और टैक्स इनवॉइस का वैल्यू अगर 3 लाख रुपीज है, तो उस केस में वैल्यू कौन सा लेंगे सर, जो लोअर होगा, विचएवर जो लोअर है वो वैल्यू आपको यहां पर लेना है, ठीक है। सो ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है, मेजोरिटी केसेस में दोनों वैल्यू जो है वो सेम ही रहता है, जो आपका टैक्स इनवॉइस का वैल्यू है या फिर जो शिपिंग बिल का वैल्यू है दोनों ही सेम होते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट है, अगर क्वेश्चन में डिफरेंट दे दिया है, उस केस में आपको विचएवर जो लोअर है, विचएवर जो लोअर अमाउंट है वो आपको कंसिडर करना है, ठीक है। सो जो आपने एक्सपोर्ट किया है वो वैल्यू आप ले लोगे जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का। अब और में क्या दिया है, और आपको देखना है वैल्यू विच इज 1.5 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड बाय सेम और सिमिलरली प्लेस्ड सप्लायर एज डिक्लेयर्ड बाय द सप्लाइज। तो ये क्या बोल रहा है, अगर वही सप्लायर कुछ एक्सपोर्ट मतलब डोमेस्टिकली भी कोई गुड्स बेच रहा है, तो सॉरी कोई भी गुड्स है जो सिमिलरली प्लेस गुड्स है या सिमिलर गुड्स है जो डोमेस्टिकली सेल हो रहे हैं, तो उस केस में जो डोमेस्टिकली पैसा जो चार्ज कर रहे हो, जो वैल्यू है उसका 1.5 टाइम्स कर लो। सो इन दोनों में से जो भी लोअर होगा, विचएवर जो लोअर है वो आपका वैल्यू ले लेना है आपको जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का। अब सर इसको एक एग्जांपल से समझेंगे तो और अच्छे से हमें समझ आ जाएगा। अब देखो, एक भाई साहब है जो एक्सपोर्ट भी करते हैं और डोमेस्टिक टेरिटरी में भी सेल करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए लोकल यहां पर सेल कर रहे हैं 200 रुपीज में, वैल्यू कितना है पर यूनिट 200 रुपीज, और अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो 350 में करते हैं। एक्सपोर्ट ऑब्वियसली ज्यादा पैसों भी करेंगे, ठीक है। सो एक्सपोर्ट कर रहे हैं 350 में और डोमेस्टिकली सेल कर रहे हैं 200 रुपीज में। नंबर ऑफ यूनिट्स मान लेते हैं 5 यूनिट सप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में टर्नओवर कितना हो जाएगा सर,
₹1000 यहाँ पर लोकल का हो जाएगा और एक्सपोर्ट के केस में कितना हो जाएगा 1750 रुपए। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या देखना है, पहले जो वैल्यू यहाँ पर आपका डिक्लेयर किया। ठीक है, सो एक ये हो गया 1750। उसके बाद दूसरा आपको क्या लेना है, 1.5 टाइम्स ऑफ गुड्स सप्लाइड डोमेस्टिकली। सो डोमेस्टिकली मैं कितनी रेट में बेच रहा हूँ, ₹200 में मैं डोमेस्टिकली सेल कर रहा हूँ। सो ये ₹200 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.5 टाइम्स है। सो 1.5 करूंगा 200 का तो कितना होगा ₹300। 300 यूनिट्स मेरा पर यूनिट हो गया और 5 यूनिट्स टोटल है तो कितना हो जाएगा ₹1500। सो 1500 यहाँ पर टोटल हो जाएगा। अब 1500 और 1750 दोनों में से लोअर कौन सा है, 1500, तो 1500 आपको यहाँ पर कंसिडर करना रहेगा। ठीक है, तो देखो दोनों ही चीजें दी हुई है, पहला यहाँ पर टर्नओवर यहाँ पर दिया है और दूसरा टर्नओवर एज पर अमेंडेड डेफिनेशन, जो डेफिनेशन हमने देखा वो उसके हिसाब से अगर देखोगे तो आपका कितना आएगा वैल्यू 1500। सो ये ध्यान रखना, दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट रहेगा वो आपको कंसिडर करना रहेगा। क्लियर है सर? चलो हमें टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स तो समझ गया। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टर्म दिया हुआ है जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या होता है सर, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होता है? तो देखो जब भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर्विस का तो 5 कंडीशन होती है, उसमें पेमेंट का कंडीशन भी होता है कि आपको पेमेंट रिसीव हो जाना चाहिए। अब मान लो किसी मंथ के अंदर मैंने जो है सर्विसेज जो एक्सपोर्ट की है, सर्विसेज मैंने एक्सपोर्ट किया है, वो सर्विसेज का अमाउंट है मान लीजिए 20 लाख रुपीस, लेकिन मुझे जो पेमेंट रिसीव हुआ है वो पेमेंट 15 लाख रुपीस रिसीव हुआ है। तो उस केस में जो है सर्विसेज के केस में हमेशा पेमेंट को देखा जाता है। ठीक है, सो पेमेंट आपको कंसिडर करना, जो कैलकुलेशन कैसे शुरू करोगे, एग्रीगेट ऑफ द पेमेंट रिसीव ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड। ठीक है, जितना आपको पेमेंट रिसीव हुआ है वो आपको ले लेना है। अब उसमें ऐड करना है पेमेंट रिसीव्ड इन प्रायर पीरियड एंड सर्विसेज कंप्लीटेड इन रेलेवेंट पीरियड। अब रेलेवेंट पीरियड क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ जाओ, मींस द पीरियड फॉर विच क्लेम हैज बीन फाइल्ड। जिस पीरियड का रिफंड आप क्लेम कर रहे हो वो रेलेवेंट पीरियड कहलाता है। ठीक है, अगर आपको कोई ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो वो आपको कंसिडर नहीं करना। अब देखो जो आपको पेमेंट मिला है, एग्रीगेट ऑफ पेमेंट आपको ले लेना है, उसमें अगर कोई पेमेंट जो है वो पहले ही मिल गया, प्रायर पीरियड में पेमेंट मिल गया लेकिन उसका सर्विसेज अभी दिया है तो वो भी ऐड कर लो। अब उससे एक चीज लेस करना है, लेस क्या करना है कि एडवांस रिसीव हुआ है इन द रेलेवेंट पीरियड, अभी एडवांस रिसीव हुआ है, फॉर विच सर्विसेज हैज नॉट कंप्लीटेड, मतलब सर्विसेज अभी नहीं दिया, सिर्फ एडवांस मिला है तो उसको लेस करना है। ठीक है, सो इन शॉर्ट अगर आप ध्यान रखो, आपने को शुरू कहां से करना है, एग्रीगेट पेमेंट से, जितना पेमेंट रिसीव हुआ वो ले लो। अब देखना है कि जहां पर पेमेंट भी आ गया और सर्विसेज भी दे दी, ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो उसको इंक्लूड कर लो। ठीक है, और अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है तो उसको आपको लेस करना है। सो फर्स्ट कंडीशन में देखो, फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमारा जो पेमेंट है वो भी हमें रिसीव हो गया प्रायर पीरियड में, मतलब पहले ही रिसीव हो गया तो पेमेंट भी आ गया और दूसरा सर्विसेज भी कंप्लीट हो गई, दोनों ही कंडीशंस फुलफिल हो गई तो ऐड कर देंगे। लेकिन सेकंड में क्या हो रहा है, पेमेंट रिसीव हो गया एडवांस में लेकिन सर्विसेज कंप्लीट नहीं हुई, सर्विसेज कंप्लीट नहीं हुई तो जिस मंथ में कंप्लीट होगी उस मंथ में हम ऐड करेंगे, है ना, उस मंथ में ये सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला पॉइंट ही बन जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाला पॉइंट ही बन जाएगा कि पैसा पहले ही रिसीव हो गया और सर्विसेज आप कंप्लीट किए, तो जिस मंथ में कंप्लीट करेंगे उसमें ऐड करेंगे। तो अभी हमें क्या देखना है, एग्रीगेट पेमेंट ले लो प्लस जो आपका पेमेंट रिसीव हुआ है प्रायर पीरियड में प्लस सर्विसेज इसका करंट पीरियड में जो है रिसीव हुआ, रेलेवेंट पीरियड में अगर आपका कंप्लीट हुआ है सर्विसेज तो उसको ऐड कर दो और लेस क्या करना है, एडवांस रिसीव इन रेलेवेंट पीरियड फॉर विच सर्विसेज आर नॉट कंप्लीटेड। सो ये सारी चीजें करोगे तो आपका जो है अमाउंट आ जाएगा जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस का। ठीक है, तो दोनों टर्म्स हमने पढ़ ली अभी तक। ये देखो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होता है, क्लियर है। अब आ जाता है नेट आईटीसी। अब देखो नेट आईटीसी क्या है, मींस आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड। रेलेवेंट पीरियड मतलब क्या, जिस महीने में जिस पीरियड का आप रिफंड क्लेम कर रहे हो। ठीक है, आईटीसी का कोई आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर तो वो ओपनिंग बैलेंस को इग्नोर करना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना जो रेलेवेंट पीरियड है, जो रिफंड का पीरियड है वही टाइम पीरियड का आपको लेना है। और क्या लेना है सर, इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। क्या बोला है, इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज दोनों ही चीजें देखनी है। क्लियर है, सो इस चीज में ध्यान रखना कि कैपिटल गुड्स को आपको कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, अब मान लो मैं कोई गुड्स बना रहा हूं, ठीक है, सो जब मैं गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, ठीक है, सो मैंने यहां पर इनपुट भी लिया होगा, इनपुट सर्विसेज भी लिए और कैपिटल गुड्स भी यूज किए और तीनों को यूज करके जो है मैंने कोई इनपुट यहां पर बनाया है। अब मैं इसको आगे एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो इस केस में देखो आपको जो इनपुट है, आपका आईटीसी किसका लेना है, इनपुट सर्विसेज एंड इनपुट, इन दोनों का ही लेना है, कैपिटल गुड्स का नहीं लेना है। सर क्यों नहीं लेना है, क्योंकि देखो कैपिटल गुड्स तो आप बहुत साल यूज करोगे, 5 साल 10 साल तक कैपिटल गुड्स यूज करोगे, तो फ्यूचर में आप एक्सपोर्ट करोगे नहीं करोगे, हमें क्या गारंटी, हमें गारंटी नहीं है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी यहां पर कर रहे हो। ठीक है, रिफंड आपको मिल रहा है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी,
तो उस केस में जो भी आपका अनयूटिलाइज आईटीसी है तो वो हम सिर्फ इनपुट या इनपुट सर्विसेज का ही यहाँ पर रिफंड प्रोवाइड करेंगे, कैपिटल गुड्स का नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आप पर भरोसा नहीं है कि आगे चल करके आप एक्सपोर्ट करोगे नहीं करोगे, कोई पता नहीं, क्योंकि कैपिटल गुड्स तो बहुत साल तक चलते हैं। इसलिए कैपिटल गुड्स का जो है आप आईटीसी ले सकते हो। क्या बोला सर? कैपिटल गुड्स का आईटीसी ले सकते हो, लेकिन रिफंड आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, रिफंड किसका मिलेगा? जो आपका इनपुट है और जो आपका इनपुट सर्विस है वही आपका नेट आईटीसी के कैलकुलेशन में आएगा। क्लियर है सर? समझा? तो ये नेट आईटीसी जो दिया हुआ है ये आपका सिर्फ इनपुट एंड इनपुट सर्विस लेना है, कैपिटल गुड्स नहीं लेना है। क्लियर है? चलो सर नेक्स्ट आ जाते हैं एडजस्टेड टोटल टर्नओवर क्या होता है। अब देखो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर क्या होता है, तो डेफिनेशन क्या दिया है, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एज अबाउ। अब देखो इसका डेफिनेशन अगर मॉड्यूल में देखोगे तो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन मैंने काफी सिंप्लीफाई कर दिया है। सो जो भी आपका टर्नओवर है जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस का, जो हमने यहाँ पर अबाउ कैलकुलेट किया है वो आप ले लो। अब उसमें ऐड करना है टर्नओवर ऑफ नॉन जीरो रेटेड सप्लाई इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। जो नॉन जीरो रेटेड सप्लाई है उसको भी आपको ऐड करना है। अब सर आप देखो जीरो रेटेड सप्लाई भी ऐड कर दिया और नॉन जीरो रेटेड सप्लाई भी ऐड कर दिया, तो हम सीधा ही टोटल टर्नओवर ही ले लेते हैं ना, ये अलग अलग क्यों कर रहे हैं? तो समझो अलग अलग क्यों किया, क्योंकि यहां पर देखो हमने क्या देखा था कि आपको वैल्यू लेना है जो एक्सपोर्ट का वैल्यू है, और क्या बोला है, वैल्यू विच इज 1.5 टाइम्स। ठीक है, तो अगर 1.5 टाइम्स अगर लोअर आ गया तो उस केस में आपका वैल्यू अलग हो जाएगा जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का। तो टोटल टर्नओवर अगर ले लोगे तो गलत हो जाएगा ना, है ना। हमने एग्जांपल में क्या देखा था, समझो अगर मैं टोटल टर्नओवर लेता हूं तो उस केस में मेरा टोटल टर्नओवर कितना है 2750, लेकिन मेरा यहां पर मैंने क्या किया था, वैल्यू 1.5 टाइम्स जो है वो लोअर आ गया था, तो उस केस में मेरा यहां पर टर्नओवर 1500 ही हुआ, तो मेरा इसमें कितना आ गया 2500। तो ध्यान रखना जो आपने जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज का वैल्यू पहले कैलकुलेट किया है वही वैल्यू लो, उसमें ऐड करो नॉन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, नॉन जीरो रेटेड सप्लाई जो है उसका वैल्यू ऐड करो। अब लेस क्या करना है सर, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड सप्लाईज। तो जो भी आपका एग्जाम सप्लाईज है अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई उसको आपको लेस करना रहेगा। तो ये करोगे तो आपका जो है यहाँ पर एग्रीगेट वैल्यू भी आ जाएगा। क्लियर है सर? सारे टर्म्स आपको समझे कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखो इसको एक एग्जांपल करेंगे ना तो ये एकदम डन एंड डस्टेड हो जाएगा। क्लियर है? चलो फॉर्मूला आपको समझा। अब देखो एग्जांपल क्या है, तो वही चीज हमने जो पहले देखा, अ सप्लायर इज अ मैन्युफैक्चरिंग ओनली वन टाइप ऑफ गुड्स एंड इज सप्लाइंग सेम गुड्स इन बोथ डोमेस्टिक मार्केट एंड ओवरसीज मार्केट। मतलब डोमेस्टिक मार्केट में भी सेल कर रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है। नेट एडमिसिबल आईटीसी हमें दिया हुआ है 270। ठीक है, तो एडमिसिबल आईटीसी मतलब इनपुट एंड इनपुट सर्विस का, कैपिटल गुड्स का नहीं। ठीक है, तो जो एडमिसिबल क्या होता है, इनपुट एंड इनपुट सर्विस का ही यहाँ पर आईटीसी लेते हैं। अब देखो लोकल मार्केट में बेच रहा है 200 रुपए में, एक्सपोर्ट कर रहा है 350 में, नंबर ऑफ यूनिट्स दिया है 55, तो टोटल टर्नओवर कितना हो जाएगा 1750 रुपीज। ठीक है, लेकिन हम वैल्यू कौन सा लेंगे, वैल्यू जब भी निकाल रहे हो एक्सपोर्ट का तो हम देखेंगे एक्चुअल एक्सपोर्ट वैल्यू कितना है और कितना लेंगे डोमेस्टिक मार्केट में जितना सेल कर रहे हो उसका 1.5 टाइम्स। तो यहां पर कितना हुआ 200 इंटू 5 को मल्टीप्लाई किया 1.5 से, और विच एवर इज लोअर लेंगे तो लोअर कितना है 1500। सो ये अमाउंट ले लेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा टर्नओवर। अब फॉर्मूला क्या बोलता है, सबसे पहले जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस का वैल्यू लो। तो जीरो रेटेड सप्लाई क्या है, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो जीरो रेटेड सप्लाई है। तो जीरो रेटेड सप्लाई का टर्नओवर कितना है 1500, जो हमने यहां पर कैलकुलेट किया 1.5 टाइम्स लोअर आया था। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइड बाय क्या करते हैं एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। अब देखो अगर टोटल टर्नओवर ले लोगे 2750 तो गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या बोला, जो आपका पहले कैलकुलेट किया जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का वैल्यू वो ले लो। तो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का वैल्यू कितना था 1500, वो हमने ले लिया, प्लस वैल्यू ऑफ नॉन जीरो रेटेड सप्लाई। नॉन जीरो रेटेड सप्लाई कितना, ये 1000, जो डोमेस्टिक इन लोकली आप बेच रहे हो उसका वैल्यू ऐड कर लो। सो 1500 डिवाइड बाय 1000 प्लस 1500 इनटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नेट आईटीसी। नेट आईटीसी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 270, सो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो है रिफंड अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो 162 रुपीज आपका यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको रूल 89.4 अच्छे से समझा है। अब नेक्स्ट आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है सर, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। जब आपका जो इनपुट होता है, ठीक है, इट रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर द रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट, इनपुट पे जो रेट है वो हायर है देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट सप्लाईज। ठीक है, तो उस केस में जो है आपको यहाँ पर रिफंड मिल जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या है, इसके लिए रूल दिया हुआ है 89.5। तो 89.4 एंड 89.5 दोनों ही रूल इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 89.5 क्या बात करता है, रिफंड क्लेम इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो यहां पर भी एक फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूले को आसान करने के लिए पहले एक बार मैं आपको लॉजिक बता देता हूं, फिर जो है फॉर्मूला आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो समझो हमने
जब एक्सपोर्ट देख रहे थे विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी, तो उस केस में हमने फॉर्मूला क्या देखा था कि जितना मेरा आईटीसी एट्रीब्यूटेबल है जीरो रेटेड सप्लाई का, वो मैंने प्रोपोर्शन लिया था, ठीक है। सो आपने नेट आईटीसी को मल्टीप्लाई किया जेडआरएस ऑफ गुड्स एंड जेडआरएस ऑफ सर्विसेज डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, ठीक है। अब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में क्या है, जितना पैसा आपने पे किया इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर, वो आप ले लो, ठीक है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का जो आपका टर्नओवर है वो ले लो, डिवाइड करो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर से, मल्टीप्लाई करो नेट आईटीसी से, ठीक है। सो ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन आपका सेम ही है, टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इनटू नेट आईटीसी। ये फॉर्मूला तो वही है कि जितना आईटीसी मेरा एट्रीब्यूटेबल है इन्वर्टेड रेट टर्नओवर से, वो मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब माइनस करना है, माइनस क्या करेंगे सर, जो मैंने टैक्स का पेमेंट किया है, टैक्स पेबल ऑन सच इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितना मैंने यहाँ पर टैक्स पेमेंट किया है। अब देखो मेरा आउटपुट पर रेट जो है वो कम है, एग्जाम्पल से समझो, मेरा जो इनपुट था उस पर रेट है 18%, लेकिन जो मेरा आउटपुट है उस पर रेट है 5%। सो 5% का भी मैंने टैक्स का पेमेंट तो किया है ना, तो ये 5% का जो मैंने पेमेंट किया है उसका मेरे को लेस करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये अमाउंट मैं लेस करूंगा, मान लीजिए मैंने टैक्स का पेमेंट किया है 5,000 रुपीज का, सो ये मैं टैक्स का अमाउंट लेस करूंगा। लेकिन क्या ये पूरा लेस कर दूं क्या, तो इसके लिए देखो समझो, यहां पर जो इनपुट नेट आईटीसी जो बोला गया है, नेट आईटीसी का डेफिनेशन क्या है, मींस आईटीसी अवेलेबल ऑन इनपुट ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड, सिर्फ इनपुट लिया है। अब हम जब जीरो रेटेड सप्लाई वाला केस देख रहे थे, ये देखो जब आप जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स देख रहे थे, उस केस में जो नेट आईटीसी था ना आपका, ये नेट आईटीसी के अंदर इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज दोनों ही लिए थे, लेकिन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको इनपुट ही कंसीडर करना है, इनपुट सर्विस भी नहीं आएगा और कैपिटल गुड्स तो कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। सो इनपुट सर्विस को भी नहीं ले रहे, तो सिर्फ इनपुट का आपको यहां पर जो है रिफंड मिलेगा। तो इस केस में नेट आईटीसी आपका क्या हो जाएगा, इनपुट। अब देखो जितना मैं टैक्स पे कर रहा हूं, जितना मैं टैक्स पे कर रहा हूं, उस टैक्स पेमेंट में मैंने जो सप्लाई किया है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर, तो अब उसमें मैंने इनपुट भी यूज किए होंगे, इनपुट सर्विसेज भी यूज की होगी, कैपिटल गुड्स भी यूज किया होगा, है ना। सो तीनों चीजें यूज की है। इसको भी एक एग्जांपल से समझेंगे तो और अच्छे से समझेगा आप। समझो, मैंने कोई इनपुट बनाया है, ठीक है, मैंने कोई इनपुट बनाया है जिसके अंदर मैंने इनपुट्स भी लिए हैं, इनपुट सर्विसेज भी ली है और कैपिटल गुड्स भी लिया है, ठीक है, कैपिटल गुड्स भी लिया है। सो इन तीनों का यूज करके मैंने कोई ओके, ये तीनों मैंने इनपुट्स लिए हैं और मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है। सो प्रोडक्ट बनाया है, प्रोडक्ट ए। अब मैं इस प्रोडक्ट को क्या करता हूं, आगे सेल करता हूं। अब मान लीजिए मैंने जो इनपुट्स लिए हैं, अब जो रेट है इनवर्ट सप्लाई पे वो ज्यादा है और आउटवर्ड सप्लाई पे रेट कम है, उस केस में वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस हो जाएगा। सो अब देखो जितना मैंने टैक्स का पेमेंट किया है, ठीक है, जब मैं यहाँ पर मिस्टर ये प्रोडक्ट ए जो आगे सेल कर रहा हूँ, मान लीजिए 5% की रेट पे ही सेल कर रहा हूँ, तो जो मैंने टैक्स का पेमेंट किया होगा, अब ये देखो जब मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ आगे, तो उस केस में मैंने इनपुट भी यूज किया है, इनपुट सर्विस भी यूज किया है और कैपिटल गुड्स भी यूज किया है, लेकिन जो मैंने टैक्स का पेमेंट किया है वो मैं लेस कर दूं, सिर्फ वही पैसा लेस कर दूंगा तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए मुझे इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज दोनों का यहाँ पर प्रोपोर्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना इनपुट के लिए एट्रीब्यूटेबल है, ये देखो नेट टैक्स पेबल, जितना आपका नेट टैक्स पेबल है ऑन सच इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, मल्टीप्लाई करो नेट आईटीसी से, नेट आईटीसी में क्या आएगा, कौन सी चीज आएगी, सिर्फ इनपुट आएगा, डिवाइड करो आईटीसी अवेलेबल ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, तो जितना इनपुट एंड इनपुट सर्विस है दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका प्रोपोर्शनेट अमाउंट आ जाएगा कि कितना पैसा आपने सिर्फ और सिर्फ इनपुट के लिए पे किया है, वो अमाउंट आपका आ जाएगा। क्लियर है। चलो सर, अब इसका एक क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से हमें समझ जाएगा, ठीक है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट पे जो है May 23 के अंदर 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर समझ जाओगे तो आपको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का पूरा केस समझ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या बोलता है कि यहाँ पर जनवरी का यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट, आउटवर्ड सप्लाई हो रहा है, रेट कितना दिया है सर, 5% का रेट दिया है, ठीक है, और वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है, 50 लाख रुपीस एक्सक्लूडिंग जीएसटी दिया हुआ है। सो मैं यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई कर रहा हूँ 5% पे। नेक्स्ट दिया है आउटवर्ड सप्लाई ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट, यहाँ पर रेट दिया है 12% का, 50,000 का, ठीक है। नेक्स्ट इनवर्ट सप्लाई ऑफ इनपुट्स फॉर स्किन केयर प्रोडक्ट, अब देखो ये ध्यान रखना है, इनपुट्स इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में सिर्फ इनपुट ही आते हैं अपना आईटीसी में, ठीक है। सो यहां पर कितना रेट है, ये रेट भी 12% हो गया। अब देखो नेक्स्ट दिया इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स, ये दोनों तो हम कंसीडर ही नहीं करते हैं जब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस होता है, ना इनपुट सर्विस को देखना है ना हमें कैपिटल गुड्स को देखना है, ठीक है। तो सिर्फ हमारा नेट आईटीसी क्या बनता है, जो इनपुट होता है। अब देखो यहां पर मेरा जो रेट है
ऑन इनपुट्स, इनपुट पे रेट कितना है सर? इनपुट पे रेट दिया है 12%, लेकिन मेरा जो आउटवर्ड सप्लाई है उस पर रेट कितना है? एक प्रोडक्ट पे 5% है, दूसरा तो 12 है, वो तो बराबर है, लेकिन मेरा इन्वर्टेड रेट में एक प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, जो मैं 5% की रेट पे दे रहा हूं। तो मेरा इनवर्ट 12% पे है, आउटवर्ड मेरा 5% पे है, तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस हो गया। अब फॉर्मूला क्या बोलता है सर? तो देखो, आपका जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का टर्नओवर है, ठीक है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का टर्नओवर कितना है सर? हमारा 50 लाख रुपीस। तो ये अमाउंट ले लो, डिवाइड करो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर में क्या होता है? जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का आपका टर्नओवर है प्लस जो नॉर्मल आपका टर्नओवर है, ठीक है, नॉर्मल कितना है? ये 50,000 वाला। सो 50 लाख प्लस 50,000 तो कितना होता है? 50 लाख 50,000। सो देखो फॉर्मूला हमारा क्या बनता है कि मेरा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का टर्नओवर कितना है, तो वो मेरा आ गया 50 लाख रुपीस, ठीक है। 50 लाख रुपीस पे मेरा 5% ही रेट लग रहा है, वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का टर्नओवर है, डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में क्या आएगा? तो ये दोनों ही चीजें आ जाएगी, ठीक है, ये 50 लाख प्लस 50,000 ये दोनों ही आ जाएगा एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। सो मेरा हो गया 50 लाख 50,000 मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी। नेट आईटीसी कौन सा लेता हूं सर? मैं सिर्फ इनपुट का नेट आईटीसी लेता हूं, ठीक है। सो इनपुट मेरा कितना है? 35 लाख रुपीस का इनपुट है, और उस पर मेरा आईटीसी कितना होगा? तो मैंने कितना पेमेंट किया है? 12% की रेट है, ठीक है। तो 35 लाख रुपीस पे 12% लगाओगे तो आपका कितना आएगा? 4,20,000। ये देखो 35 लाख रुपए 12% लगाओगे 4,20,000। सो आपका हो जाएगा 4,20,000। इतना आपको समझा? इसमें मैंने क्या किया? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का टर्नओवर लिया, डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी। नेट आईटीसी में सिर्फ मैंने इनपुट कंसीडर किया, इनपुट सर्विस नहीं लिया, कैपिटल गुड्स नहीं लिया, ठीक है। अब इसमें से माइनस करना पड़ेगा सर। माइनस क्या करेंगे? पहला, जितना आपने टैक्स का पेमेंट किया है अंडर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब देखो मेरा जो आउटपुट है, ठीक है, मेरा जो आउटपुट है, आउटपुट पे मेरा रेट कितना है समझो। ये जो मेरा 50 लाख रुपीस का है, इस पे मेरा रेट है 5%, ठीक है। तो इतना मैंने 5% का टैक्स का पेमेंट तो किया है ना, तो ये 50 लाख रुपीस पे 5% आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है? सो 50 लाख का 10% करोगे 5 लाख, और 5% करोगे 2,50,000। सो मेरा 2,50,000 का मैंने टैक्स पेमेंट किया है। क्लियर है? अब ये 2,50,000 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नेट आईटीसी से। नेट आईटीसी कितना है? 4,20,000 डिवाइड बाय मेरा आईटीसी ऑफ इनपुट प्लस इनपुट सर्विस। इनपुट प्लस इनपुट सर्विस। सो इनपुट कितना है? इनपुट का तो हमने देख लिया, ये 35 लाख रुपीस पे 12% लगा के हमने इनपुट तो निकाल लिया, लेकिन इनपुट सर्विस जो है सेकंड वाला केस, सेकंड वाला जो केस है इनवर्ट सप्लाई ऑन इनपुट सर्विस, ये 5% वाला, तो इस पे भी 5 लाख रुपीस का 5% मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो 5 लाख पे 5% निकालोगे तो 25,000 रुपए आएगा। सो ये 25,000 भी आपको ऐड करना है। सो 4,20,000 प्लस 25,000, सो आ जाएगा आपका 4,45,000। सो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो है आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर निकाला है यहाँ पर। फॉर्मूला पहले वही चीजें दी हुई है। अब सबसे पहले आपका 50 लाख ले लिया, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का टर्नओवर, डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, मल्टीप्लाइड बाय नेट आईटीसी। नेट आईटीसी कैसे निकाला सर? जो मेरा यहाँ पर इनपुट का था वही मैंने लिया है। अब माइनस करूंगा जितना मैंने इन्वर्टेड, ये जो 50 लाख का जो टर्नओवर है इस पे जो मैंने 5% का रेट से टैक्स पे किया, तो वो यहाँ पर 2,50,000 लेस होगा। लेकिन क्या पूरा लेस कर दूं क्या? नहीं, इसको भी प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो आईटीसी ले रहे हैं, नेट आईटीसी, वो सिर्फ इनपुट का ले रहे हैं, तो इनपुट का ही ले रहे हैं, तो ये जो टैक्स पेबल है 2,50,000, ये पूरा कैसे लग सकता है? इसको भी प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, कितना एट्रीब्यूटेबल है सिर्फ और सिर्फ इनपुट के लिए। सो इनपुट के लिए कितना एट्रीब्यूटेबल है? तो 4,20,000 का हम यहाँ पर नेट आईटीसी जो इनपुट का है, डिवाइड बाय इनपुट प्लस इनपुट सर्विस, दोनों पे जो आईटीसी है, तो वो यहाँ पर 4,45,000। सो ये करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1,79,887। क्लियर है? आई होप आपको समझा है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। May 23 में देखो 5 मार्क्स के लिए पूछा गया एग्जाम, है ना। तो अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलो सर नेक्स्ट आते हैं। अब एक सर्कुलर दिया है, ये जो 89.5 हमने देखा ना, इसके अंदर सारी जो टर्म्स है वो वही डेफिनेशन रहेगी जो हमने 89.4 में देखी, सिर्फ और सिर्फ नेट आईटीसी का डेफिनेशन बदलेगा। पहले हमने 89.4 के अंदर जो है आपका नेट आईटीसी में इनपुट एंड इनपुट सर्विस दोनों आता है, लेकिन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको इनपुट ही कंसिडर करना रहेगा। क्लियर है? चलो सर नेक्स्ट सर्कुलर क्या बोलता है? वेयर देयर आर मल्टीपल इनपुट अट्रैक्टिंग डिफरेंट रेट्स ऑफ टैक्स, नेट आईटीसी कवर्स द आईटीसी अवेलेबल इन ऑल इनपुट्स इन द रेलेवेंट पीरियड इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रेट ऑफ टैक्स। अब सर क्या बोला, ये समझा नहीं, एग्जांपल देंगे तो ही समझेगा। इस चैप्टर के अंदर जितना एग्जांपल देखोगे ना उतना ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा।
अब देखो हमें चूंकि ये तो पता है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में हम सिर्फ इनपुट का ही यहाँ पर नेट आईटीसी कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने किसी प्रोडक्ट को बनाने में दो इनपुट यूज किए, एक हो गया मेरा इनपुट ए, एक हो गया मेरा इनपुट बी, ठीक है। सो दो इनपुट्स का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं और फिर मेरा प्रोडक्ट बना रहा हूं, और प्रोडक्ट जो बना रहा हूं वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर कवर हो रहा है। तो प्रोडक्ट ए जो है इस पर रेट है 12%, और मेरा जो आउटवर्ड सप्लाई है उसमें मान लेते हैं 5% का रेट है, ठीक है। और प्रोडक्ट बी जो है वो 18% का है, ठीक है। तो अब देखो, सॉरी 18 नहीं, इसको दूसरा ले लेते हैं, ये भी 5% ही है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, मेरा अगर जो दो इनपुट्स मैं यूज कर रहा हूं, इसमें एक इनपुट जो है, एक इनपुट तो उसका रेट तो 12% है, ठीक है, उसका रेट तो 12% है, इनपुट का रेट ज्यादा है, आउटवर्ड सप्लाई का रेट कम है, सो ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आ रहा है। लेकिन ये जो दूसरा इनपुट यूज कर रहा हूं ना, ये 5% का रेट ही है, तो इसमें मेरा इनपुट भी 5% पे, जो आउटपुट है वो भी 5% पे, दोनों सेम है। लेकिन फिर भी जब मैं नेट आईटीसी ले रहा हूं तो मुझे इन दोनों ही प्रोडक्ट्स का नेट आईटीसी लेना पड़ेगा, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना कि इनपुट्स में दोनों प्रोडक्ट्स आ जाएंगे आपके। अब इसको पढ़ो ध्यान से तो अब आपको समझेगा सर्कुलर क्या बोलता है। वेयर देयर आर मल्टीपल इनपुट्स अट्रैक्टिंग डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स, मतलब मल्टीपल इनपुट्स है और डिफरेंट रेट्स है, तो नेट आईटीसी को कैलकुलेट करते समय कवर्स आईटीसी अवेलेबल ऑन ऑल इनपुट्स, जो भी इनपुट्स है सारे ही इनपुट आपको लेने हैं, ठीक है। इनपुट सर्विस नहीं लेना, कैपिटल गुड्स नहीं लेना, लेकिन इनपुट जो है आपको सारे ही यहाँ पर ले लेंगे इन द रेलेवेंट पीरियड इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रेट ऑफ टैक्स। रेट कुछ भी हो, 12 हो, 18 हो, 5% हो, कोई भी हो, आपको जितने इनपुट है सबका आपको आईटीसी यहाँ पर ले लेना है, क्लियर है। चलो सर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ज्यादा है वही रेट, वो उसी का आईटीसी लोगे, ऐसा नहीं है। जो किसी का रेट ज्यादा है, किसी का कम है, कोई भी रेट हो, आपको इनपुट सारे ही यहाँ पर ले लेने हैं, ठीक है। चलो सर, नेक्स्ट सर्कुलर क्या बोलता है, रिफंड ऑफ अक्यूमुलेटेड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ रिडक्शन इन जीएसटी रेट ऑफ गुड्स इज नॉट अवेलेबल। अब देखो क्या है, मान लीजिए एक एग्जांपल भी मैंने यहां पर दिया हुआ है, मान लीजिए एक प्रोडक्ट है एक्स, ठीक है, जिस पर रेट दिया हुआ है 18% का, लेकिन सब्सिक्वेंटली क्या होता है, द रेट ऑफ जीएसटी ऑन एक्स हैज बीन रिड्यूस्ड टू 12%। तो पहले रेट था 18%, अब रिड्यूस होकर कितना हो गया 12%। एंड इन सच केसेस द इनपुट एंड आउटपुट बीइंग द सेम, इनपुट एंड आउटपुट जो है वो दोनों ही सेम है। तो ये प्रोविजन जो है, ये सर्कुलर जो है जनरली ट्रेडर्स के लिए लाया गया। अब देखिए एक कोई ट्रेडर है, ठीक है, वो ट्रेडर क्या करता है, गुड्स को खरीदता है और आगे सेम एज इट इज बेच देता है। तो उस केस में क्या हो रहा, जब उसने गुड्स खरीदे थे तब उस गुड्स पे रेट था 18%, लेकिन बाद में चल के उसने खरीद लिया, अपने वेयरहाउस में रख दिया, अब क्या हो गई, रेट सब्सिक्वेंटली क्या हो गया, कम हो गया, रिडक्शन हो गया, तो 18% की रेट का जो है 12% हो गया। उस केस में क्या होगा, आपका इनपुट और आउटपुट सेम है, तो ये जो केस है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में फॉल नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको 89.5 के अंदर रिफंड नहीं मिलेगा। सो क्या हुआ है, रेट मेरा इनपुट आउटपुट सेम है, जस्ट पहले जब मैंने खरीदा तब 18% था, अब 12% हो गया। तो ये यहाँ पर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में, सॉरी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में यहां पर कवर नहीं होगा। लेकिन अगर देखो आपका जो रेट कम हुआ है वो हुआ है where the output supplies are made under a concessional notification due to which the rate of tax on output is less than the rate of tax on input, ठीक है। अगर कोई कंसेशनल नोटिफिकेशन की वजह से अगर आपका रेट कम हुआ है, उस केस में आपको जो है यहाँ पर रिफंड मिल जाएगा, ठीक है, वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर कवर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, सप्लायर who supplies goods to merchant exporter at a concessional rate of 0.1%। अब देखो मर्चेंट एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। मर्चेंट एक्सपोर्ट क्या होता है, देखो अब मैं मान लीजिए मैं एक एक्सपोर्टर हूं जो यहां पर एक्सपोर्ट करता है गुड्स एंड सर्विसेज, और अब देखो मैं कुछ भी इनपुट्स खरीदूंगा, अब जो भी मैंने यहां पर मान लीजिए विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी कर रहा हूं, सो मैं यहां पर एक्सपोर्ट कर रहा हूं, और जो एक्सपोर्ट है वो विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी है, विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, क्लियर है। अब मैंने जो है जो भी ये प्रोडक्ट को जो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, अब इस एक्सपोर्ट करने वाले प्रोडक्ट में जो भी मैं बनाने के लिए जो इनपुट्स यूज किए हैं, मैंने किसी सप्लायर से लिया होगा, मान लीजिए ये मिस्टर एक्स है, यहां से इस सप्लायर से मैंने इनपुट्स खरीदे हैं, तो ये तो मुझे जीएसटी चार्ज करेगा। हमने देखा है कि 1 लाख रुपीज का अमाउंट रहता है, उस पर मान लीजिए जो भी रेट है 18% का रेट है, अगर तो 1,18,000 मुझे चार्ज किया जाएगा। अब क्या होगा, जो भी मेरा अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है इसका मैं यहाँ पर रिफंड ले लूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो जो भी मेरा अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है उसका रिफंड लूंगा। अब देखो हो क्या रहा है, मैं पहले आईटीसी यहाँ पर 18,000 पे कर रहा हूँ, ठीक है, जो मेरा इनवर्ट सप्लाई है उस पर मैं 18,000 पे कर रहा हूं, और बाद में इसी 18,000 का रिफंड मिल रहा है मुझे। सो अननेसेसरी जो है मेरा यहाँ पर वर्किंग कैपिटल
ब्लॉक हो रहा है। मैं पहले 18,000 पे कर रहा हूं, फिर मैं आगे चल करके जो है यहाँ पर रिफंड ले रहा हूं, तो इसलिए जो है एक नोटिफिकेशन लाया गया, मर्चेंट एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट लाया गया। अब मर्चेंट एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर आप कुछ भी इनपुट्स खरीद रहे हो और वो इनपुट्स आप इस्तेमाल करने वाले हो एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, आगे चल करके एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उस केस में क्या बोला है कि आपको पूरा 18,000 पे करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए कंसेशनल रेट लेके आए हैं 0.1% का, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, मैं 1 लाख के इनपुट्स खरीद रहा हूं, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 0.1% का ही यहां पर जो है टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब कम पैसा होगा तो मेरा वर्किंग कैपिटल जो है वो ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये 0.1% जो मैं पे कर रहा हूं ना, इसका भी मैं रिफंड तो लूंगा ही, इसका भी मुझे रिफंड मिलेगा, लेकिन अब ये जो अमाउंट है ये कम हो जाएगा, ठीक है। 1 लाख का 0.1% कितना होगा सर, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज आपको यहाँ पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्लियर है, पहले कितना पे करना पड़ा था, 18,000, सो मेरा 18,000 यहाँ पर ब्लॉक हो रहा था, इसलिए मर्चेंट एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट लेकर के आया कि आप अगर सिर्फ एक्सपोर्ट करने वाले हो फ्यूचर में, तो जो भी आपका इनवर्ड सप्लाई है उस पर रेट जो है सिर्फ 0.1% आपको लगेगा, अगर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी है तो 0.5% हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा, ठीक है। सो ये यहां पर जो है रेट रहने वाला है। चलो सर, नेक्स्ट आ जाते हैं क्लेरिफिकेशन ऑन टर्म ऑफ इनपुट। अब देखो हमने देखा है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में सिर्फ इनपुट का ही आपको क्रेडिट लेना होता है, नेट आईटीसी में वही कंसिडर करना होता है। सो द जीएसटी पेड ऑन इनवर्ड सप्लाईज ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स, पैकिंग मटेरियल एक्सेट्रा शैल बी अवेलेबल एज आईटीसी एज लॉन्ग एज दीज इनपुट्स आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। और अगर वो आपने टैक्सेबल सप्लाईज के लिए यूज किया है, तो उस केस में स्टोर्स, स्पेयर्स एंड पैकिंग मटेरियल जो है उसका भी जो आपका इनपुट है वो भी आपके नेट आईटीसी में कवर हो जाएगा। क्लियर है सर। चलो नेक्स्ट आते हैं रिफंड ऑफ आईटीसी अंडर सेक्शन 54(3) restricted to the extent of invoices reflected in form GSTR 2B। तो देखो अगर आप यहाँ पर अनयूटिलाइज आईटीसी का जो रिफंड ले रहे हो, ठीक है, रिफंड अनअक्यूमुलेटेड आईटीसी है, तो वो आपको उन्हीं इनवॉइसेस के लिए मिलेगा जो इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट हुए हैं जीएसटीआर 2B में, ठीक है। तो चूंकि हमारा 2B बेस चलता है, जो आपके इनवॉइसेस 2B में शो होते हैं उसी का आपको उन्हीं इनवॉइसेस के अगेंस्ट जो है आप यहाँ पर रिफंड ले सकते हो। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या बोलता है, अगर आईटीसी अवेलेबल है अवेल्ड ऑन इनवॉइसेज और डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू इंपोर्ट, अगर इंपोर्ट का केस है या फिर आईएसडी इनवॉइसेज है या फिर इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, सो इन केसेस के अंदर जो है आपको 2B देखने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको जो जब भी रिफंड क्लेम ले रहे हो, तो अक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड ले रहे हो, तो आपको वही इनवॉइसेस का रिफंड मिलेगा जो आपके जीएसटीआर 2B में यहाँ पर शो हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इन केस ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। अब देखो अनयूटिलाइज आईटीसी के केस में आपको रिफंड कब मिलता है सर, सिर्फ दो केसेस में। पहला जब मैं कोई जीरो रेटेड सप्लाई कर रहा हूं, या फिर दूसरा मैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस है, ठीक है। तो ये देखो पहले दोनों जो केसेस हैं ये आपके जीरो रेटेड सप्लाई के केस है। पहला जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, दूसरा आप सप्लाई कर रहे हो किसी एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर को विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो ये दोनों केसेस जीरो रेटेड सप्लाई हो गया है ना। और थर्ड क्या बोला है, अक्यूमुलेटेड ड्यू टू इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। सो इन केसेस के अंदर, इन दो केसेस के अंदर ही आपको अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड मिलता है। अब रिफंड कैसे मिलेगा, सिस्टम कैसे कैलकुलेट करेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है, इसके रिगार्डिंग भी कंपाइलर में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो कॉमन पोर्टल कैलकुलेट्स द रिफंडेबल अमाउंट एट द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट, ठीक है। जो इन तीन में से जो है जो भी अमाउंट कम होगा, सबसे लीस्ट होगा, वो आपको रिफंड दिया जाएगा। अब समझो पहला क्या बोला है, मैक्सिमम रिफंड अमाउंट एज पर द फॉर्मूला स्पेसिफाइड इन रूल 89.4 और 89.5। जो हमने अभी जो फॉर्मूलेज देखे 89.4 एंड 89.5 के, उसमें जो अमाउंट आया आपका वो अमाउंट ले लो। दूसरा, बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस ऑफ द एप्लीकेंट एट द एंड ऑफ अ टैक्स पीरियड फॉर विच रिफंड क्लेम इज बीइंग फाइल्ड आफ्टर द रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 3B फॉर द सेड पीरियड हैज बीन फाइल्ड, ठीक है। सो आपने देखिए, अब इसको भी एक एग्जांपल से समझेंगे तो बहुत बढ़िया समझेगा। मान लीजिए मैं यहां पर जो है अप्रैल मंथ का रिफंड क्लेम कर रहा हूं, लेकिन मैं रिफंड कब क्लेम कर रहा हूं सर, मैंने मान लीजिए 2 साल का समय रहता है, 2 years फ्रॉम द रेलेवेंट डेट आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। मान लीजिए मैं यहां पर सितंबर में रिफंड क्लेम कर रहा हूं, ठीक है। सो अब मेरा रिफंड कौन से मंथ का है, अप्रैल का, क्लेम कब कर रहा हूं, सितंबर के अंदर, ठीक है। सो मान लीजिए जब मेरा अप्रैल मंथ जो था, इसका मैं रिटर्न कब फर्निश करूंगा, रिटर्न फर्निश करूंगा 20th मई को, अगले महीने की 20 तारीख को रिफंड मैं रिटर्न फाइल करूंगा। सो ये जो डेट है जिस दिन मैंने रिटर्न फर्निश किया, उसके बाद मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस कितना है। मान लो मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस है वो दिया हुआ है 50 लाख रुपीस का। सो एक अमाउंट तो मुझे ये ले लेना है, ठीक है। दूसरा अमाउंट मुझे क्या लेना है, जो मैंने 89.4 या फिर 89.5
के हिसाब से जो मैंने फॉर्मूला लगाया और अमाउंट डिटरमाइन किया, तो मान लो वो 55 लाख रुपीस आ गया, ठीक है। सो पहला मैंने ये ले लिया, दूसरा मैंने ले लिया जिस मंथ का मैं रिफंड क्लेम कर रहा हूं उसका रिटर्न फाइल करने के बाद मेरा क्रेडिट बैलेंस कितना है, और थर्ड जिस महीने में आप रिफंड क्लेम कर रहे हो, सितंबर महीना, इस महीने के आपको देखना है द बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ द एप्लीकेंट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन। जब आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो वो टाइम पे आपके क्रेडिट बैलेंस में, क्रेडिट लेजर के अंदर बैलेंस कितना है, ठीक है। तो मान लो इस समय जो है मेरा क्रेडिट बैलेंस है 60 लाख रुपीस का, तो इस केस में जो है आपको अमाउंट कितना मिलेगा, सो विच एवर जो लोअर है, जो सबसे कम अमाउंट है वही आपको मिलेगा। कॉन्सेप्ट का लॉजिक क्या है सर, लॉजिक हमें बता दो। लॉजिक ये है कि भैया जितना पैसा आपका बनता है ना वही आपको मिलेगा। अब देखो मान लीजिए मेरा फॉर्मूला है, ठीक है, अब मैंने जो फॉर्मूला निकाला, फॉर्मूला बोलता है कि भैया आपको जो है 2.5 लाख मिलना चाहिए, ठीक है। मेरा 89.4 का केस है, मान लो 89.4 बोलता है कि 2.5 लाख मिलना चाहिए, लेकिन मैंने अप्रैल मंथ का जो रिटर्न फाइल किया ना उसके बाद मेरा पैसा जो है वो 2 लाख रुपीज ही बचा है, ठीक है। अप्रैल मंथ का मैंने रिटर्न फाइल किया और मेरा जो बैलेंस बचता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो 2 लाख रुपीस ही बचा है। तो क्या होगा, अगर मैं फॉर्मूला के हिसाब से जाऊंगा तो मेरा 2.5 लाख बनना चाहिए, लेकिन समझो ये जो 50,000 रुपए है वो 50,000 जब मैंने ये अप्रैल मंथ का रिटर्न फाइल किया ना उसमें वो क्रेडिट यूज कर दिया, उसमें वो पैसा जो है वो यूज कर दिया 50,000। सो अब मेरे बैलेंस जो मेरा क्रेडिट लेजर है वो बैलेंस ही मेरा 2 लाख रुपीस है, तो मैं 2.5 लाख कैसे दे दूं? जितना बैलेंस आपका बनता है, जितना पैसा आपका है वही देंगे ना, उससे ज्यादा तो नहीं देंगे। अब यहां पर मेरा फॉर्मूला बोलता है 2.5 लाख, लेकिन 50,000 मैंने यूज कर लिया। जब मैंने अप्रैल मंथ का रिटर्न फाइल किया होगा तो वो 50,000 यूज हो गए, तो अब मेरा क्रेडिट लेजर का बैलेंस जो है वो 2 लाख रुपीस ही है, तो फिर मुझे जो कम अमाउंट होगा वो ही मिलेगा, ठीक है। और सेम केस अगर सितंबर मंथ का है, सितंबर मंथ में अगर मेरा बैलेंस जो है वो 3 लाख रुपीस है, तो देखो जितना जो कम होगा, विचेवर जो लोअर अमाउंट है वही आपको मिलेगा। क्लियर है, जितना आपका पैसा बनता है वही आपको दिया जाएगा। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग आपको यहाँ पर कंसिडर करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, डेबिट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शेल बी इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अब देखो पोर्टल पे जो है क्रेडिट कैसे होगा, पैसा कैसे आपको मिलेगा, सबसे पहले जो है आईजीएसटी को फुल्ली यूज किया जाएगा, उसके बाद सीजीएसटी एंड एसजीएसटी को जो है इक्वली यहाँ पर जो है यूज किया जाएगा, एंड लास्ट रिमेनिंग अमाउंट फ्रॉम द क्रेडिट लेजर विद द अवेलेबल बैलेंस। सो इस ऑर्डर में जो है आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से जो पैसा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है केसेस वेयर रिफंड ऑफ आईटीसी इज नॉट अलाउड। अब देखो इन दो केसेस के अंदर जो है आपको आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा। पहला बोला है द गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया आर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब देखो जनरली गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है, इसलिए उस पर जीएसटी उस पर नहीं लगाती है, ठीक है, उनसे पैसा नहीं लेती, क्योंकि वो चाहती है कि भाई आप तो मेरे लाडले बच्चे हो, आप तो अच्छा काम कर रहे हो, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और फॉरेन एक्सचेंज को लेकर के आ रहे हो इंडिया में, तो आपसे हम टैक्स का पेमेंट नहीं लेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा गुड्स है जो गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करना चाहती तो उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाती है, ठीक है। तो अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रही है मतलब गवर्नमेंट उसको प्रमोट नहीं करना चाह रही है, तो अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी का केस है तो उस पर भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा। एंड सेकंड, द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अवेल्स ड्यूटी ड्रॉबैक। अगर आप ड्यूटी ड्रॉबैक ले रहे हो तो उस केस में भी आपको जो है यहाँ पर रिफंड आईटीसी का नहीं अलाउ होगा। क्लियर है, सो दो केसेस कौन सा है, पहला एक्सपोर्ट ड्यूटी वाला और दूसरा आपका ड्यूटी ड्रॉबैक वाला। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है मिनिमम रिफंड क्लेम। अब देखो मिनिमम रिफंड क्लेम क्या बोलता है कि अगर आपका जो रिफंड का अमाउंट है वो लेस देन अगर 1000 है, मतलब 1000 रुपए से भी अगर कम का अमाउंट है, तो भैया हमारे पास आना ही मत, हमें मुंह ही मत दिखाना, क्योंकि इतने कम अमाउंट के लिए हम इतना झंझट नहीं करने वाले। सो अगर आपका रिफंड का अमाउंट लेस देन 1000 है, अगर 1000 भी है तो मिल जाएगा, लेस देन 1000 है उस केस में आपको रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है जो 1000 रुपीज का जो लिमिट दिया है ना, ये आपको इंडिविजुअली देखना है, सीजीएसटी में 1000, एसजीएसटी में 1000 एंड आईजीएसटी में 1000, ठीक है। तो अगर इतना है तो मिल जाएगा, लेकिन लेस देन 1000 है तो फिर जो है आपको रिफंड नहीं मिलेगा। सेकंड कंडीशन जो इंपॉर्टेंट है कि ये जो 1000 रुपीज का जो लिमिट दिया है ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो आपका ही पैसा, आपके पास 200 रुपए पड़े हैं, वो भी आप यहाँ पर रिफंड ले सकते हो, ठीक है। तो वो आप ही का एक तरह का ई वॉलेट यहाँ पर है। नेक्स्ट आता है रिफंड इन केस ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो यहाँ पर रूल्स दिए हुए हैं, रिफंड का पूरा प्रोसेस दिया है, ठीक है। सो एक बार आप जस्ट रीड कर सकते हो। रूल नंबर 96 क्या बात करता है, जब आप रिफंड कर रहे हो ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर विद पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहे हो तो जितना टैक्स का पेमेंट किया उसका रिफंड मिल जाएगा। सो प्रोसेस दिया हुआ है, देखो सबसे पहला दिया है एक्सपोर्ट कर रहे हो अगर गुड्स का, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो शिपिंग बिल है वही आपका रिफंड एप्लीकेशन मान लिया जाएगा, ठीक है। और जो भी पर्सन यहाँ पर रिफंड क्लेम कर रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपना रिटर्न फाइल करेगा। सो एप्लीकेंट हैज टू फर्निश अ वैलिड रिटर्न इन जीएसटीआर 3B, अपने जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, जीएसटीआर 3B फाइल करेगा। और जो यहाँ पर रिटर्न फाइल करता है, क्योंकि उसको जीएसटीआर 1 में शो करना पड़ेगा कि मेरा ये एक्सपोर्ट हो रहा है, अब जो उसने शो किया है तो जीएसटीआर 1 क्या करेगा, उसको ट्रांसमिट करेगा इलेक्ट्रॉनिकली बाय जीएसटी कॉमन पोर्टल टू आइसगेट।
कस्टम पोर्टल के यहाँ पर जो है डिटेल ट्रांसफर कर दी जाएगी और मैच किया जाएगा कि यहाँ पर जो जीएसटीआर 1 में जो इनवॉइस दिख रहा है मुझे एक्सपोर्ट का, वो यहाँ पर एक्चुअल में एक्सपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये चीजें जो है यहाँ पर ट्रांसमिट की जाएगी ऑनलाइन और उसके बाद देखा जाएगा और उसके बाद जो है प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम जो है यहाँ पर प्रोसेस करेगा रिफंड के अमाउंट को। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, किन किन केसेस के अंदर जो है आपका रिफंड विथहोल्ड किया जाएगा, वो केसेस दिया है, आप चाहो तो एक बार रीड कर सकते हो, ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सेकंड, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की अगर बात करें, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में आपको रिफंड एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, एप्लीकेशन जीएसटी आरएफडी 01 के अंदर, और जो हमने रूल नंबर 89 के अंदर जो प्रोसेस देखा पूरा एप्लीकेशन वाला, वही आपको प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 96A। 96A क्या बात करता है, जब आप रिफंड ले रहे हो आईटीसी का, पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज अंडर बॉन्ड और एलयूटी, मतलब विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अगर आपने एक्सपोर्ट किया है तो जो आपका अनयूटिलाइज आईटीसी है उसका रिफंड मिलता है। लेकिन रूल 96A क्या बोलता है कि देखो हम आपसे पैसा नहीं ले रहे, आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो वो अंडर बॉन्ड और एलयूटी कर रहे हो, आप यहां पर विद पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं कर रहे हो, हम आपसे पैसा नहीं ले रहे, तो आप जो है यहां पर आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप 3 महीने के अंदर अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो किसी गुड्स का, क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो किसी गुड्स का, उस केस में आपको वो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, जिस दिन आपने इनवॉइस बनाया वहां से 3 महीने के अंदर अंदर आपको एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक है, क्योंकि आपको क्या कर रहे हैं, हम आपका जो आईटीसी अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड दे रहे हैं, आपसे जीएसटी ले भी नहीं रहे, तो आपको एक्सपोर्ट यहां पर करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करने का टाइम पीरियड क्या है, 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। और अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो सर्विस का, क्या बोला, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो सर्विस का, उस केस में, सर्विस के केस में हमेशा हम पेमेंट देखते हैं, तो आपको जो पेमेंट है वो पेमेंट रियलाइज हो जाना चाहिए 1 ईयर के अंदर अंदर। ठीक है, 1 ईयर और द पीरियड अलाउड अंडर फेमा एक्ट। ठीक है, सो ये टाइम पीरियड के अंदर आपको पैसा जो है रिसीव हो जाना चाहिए। अगर आपको यहां पर पैसा रिसीव नहीं होता है, या फिर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में आप एक्सपोर्ट नहीं करते हो 3 मंथ्स के अंदर अंदर, उस केस में क्या बोला है कि आपको जो है पैसा पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। और कब पे करोगे, विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स। 3 महीने जब एक्सपायर हो गए उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर आपको पैसा यहां पर गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, अगर आपका जो है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का केस है, गुड्स आर नॉट एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, और सेकंड, अगर सर्विस का केस है तो आपको देखना है कि विद इन 15 डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर और द पीरियड इज अलाउड अंडर फेमा इंक्लूडिंग एनी एक्सटेंशन ऑफ सच पीरियड एज परमिटेड बाय आरबीआई। ठीक है, सो ये आपको देखना है, अगर आपने जो है, इफ द पेमेंट ऑफ सच सर्विसेज इज नॉट रिसीव्ड बाय द एक्सपोर्टर इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज और इन इंडियन रुपीज वेरेवर परमिटेड बाय आरबीआई। क्लियर है। अब देखो इसको भी एक समरी फॉर्म में समझेंगे तो बहुत आराम से समझेगा। मैं क्या कर रहा हूं सर, मैं यहां पर मिस्टर एक्स हूं और मैं करना चाहता हूं एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूं, और वो क्या कर रहा हूं विदाउट पेमेंट। ठीक है, अब मैं पेमेंट तो कर नहीं रहा हूं, तो मान लीजिए मैंने 5 लाख रुपीज का एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, 5 लाख रुपीज का एक्सपोर्ट कर रहा हूं विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी, गवर्नमेंट मुझसे पेमेंट नहीं ले रही है। ठीक है, जीएसटी नहीं ले रही। अब जो मेरा इनपुट है, जो मेरा इनवर्ट सप्लाई है, उस पर मैं अनयूटिलाइज आईटीसी जो भी मेरा है उसका मैं रिफंड क्लेम कर रहा हूं, तो भाई सरकार बोलती है कि आप उसका तो यहां पर रिफंड ले रहे हो अनयूटिलाइज आईटीसी का, तो आप इसको एक्सपोर्ट भी तो करो। तो अगर गुड्स है तो 3 महीने के अंदर एक्सपोर्ट कर दो। ठीक है, अगर 3 महीने में नहीं किया तो उसके बाद 15 डेज के अंदर जो है आपको यहां पर इंटरेस्ट के साथ पैसा पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना है, 18% का। और अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का केस है तो आपको पेमेंट अगर 1 साल तक रियलाइज नहीं हुआ तो उस केस में आफ्टर 1 ईयर आपको जो है 15 डेज के अंदर यहां पर पैसा पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और वो अलोंग विद इंटरेस्ट रहेगा। अब देखो, मान लीजिए मैंने 3 मंथ में एक्सपोर्ट नहीं किया गुड्स का, या फिर मेरे को पेमेंट रियलाइज नहीं हुआ 1 ईयर के अंदर, तो मैंने पैसा वापस मेरे को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है, वो अलोंग विद इंटरेस्ट करूंगा। लेकिन सब्सिक्वेंटली, मतलब 3 महीने में एक्सपोर्ट नहीं किया, 6 महीने बाद कर लिया एक्सपोर्ट, तो क्या होगा, सब्सिक्वेंटली अगर मैंने एक्सपोर्ट कर दिया गुड्स का, या फिर सब्सिक्वेंटली मुझे पेमेंट रिसीव हो गया सर्विसेज के अगेंस्ट, उस केस में बोला है कि आपको जो भी पैसा आपने जो रिफंड किया था, जो भी आपने पैसा पे किया था गवर्नमेंट को अलोंग विद इंटरेस्ट, वो आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ जो पैसा आपने पे किया वही आपको रिफंड मिलेगा। ठीक है, टैक्स का जो पैसा दिया है वही आपको रिफंड मिलेगा, इंटरेस्ट जो पे किया उसका रिफंड आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सो नो रिफंड ऑफ इंटरेस्ट पेड इन कंप्लायंस ऑफ रूल नंबर 96A सब रूल A1 शैल बी एडमिसेबल। सो इंटरेस्ट का रिफंड नहीं मिलेगा, जो आपने टैक्स का पेमेंट किया है उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। सो यही था हमारा रूल 96A। अब नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 96B। ये बात करता है रिकवरी ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। देखो, अगर आपने विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट किया है तो आपका जो भी अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है उसका रिकवरी होगा। और क्या बोला है, आईजीएसटी पेड ऑन एक्सपोर्ट गुड्स वेयर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आर नॉट रियलाइज्ड। अब देखो, जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अगर कर रहे हो आप, तो उस केस में क्या बोला है कि अगर आपकी जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स है
ठीक है, जो आपने एक्सपोर्ट किया उसके बदले में जो पैसा है वो पैसा आपको रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, सो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आर नॉट रियलाइज्ड विद इन द पीरियड अलाउड अंडर फेमा। फेमा के अंदर जो पीरियड अलाउड किया है उतने टाइम पीरियड में अगर आपको प्रोसीड रिसीव नहीं हुई है तो उस केस में क्या बोला है, आपको जो है पैसा द एक्सपोर्टर अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट विद इन 30 days आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड अलाउड अंडर फेमा, फेलिंग विच द अमाउंट रिफंडेबल शिल बी रिकवर्ड। सो जो भी आपका पैसा आपको रिसीव नहीं हुआ है वो पैसा आपको जो है पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। जितना आपने रिफंड लिया है उसको वो कितने दिन में पे करेंगे, विद इन 30 days के अंदर, और वो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, और अगर आप पैसा सीधे सीधे पे नहीं करोगे तो उस केस में वो पैसा का रिकवरी किया जाएगा आपसे। ठीक है, सो आपने जो भी एक्सपोर्ट किया है उसका पैसा आपको रिकवर हो जाना चाहिए, रिसीव हो जाना चाहिए विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड अंडर फेमा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्या बोला है, अगर आपको सब्सिक्वेंटली रिसीव हो जाता है, जो टाइम पीरियड दिया हुआ है उतने टाइम पीरियड में रिसीव नहीं होगा तो क्या होगा, वो पैसा जो है आपसे रिकवर किया जाएगा। अब देखो पैसा रिकवर कर लिया, उसके बाद सब्सिक्वेंटली अगर आपको जो है सेल्स प्रोसीड रिकवर हो जाती है उस केस में जो है आपको यहाँ प्रोड्यूस करना पड़ेगा एविडेंस अबाउट सच रियलाइजेशन विद इन 3 months एंड द अमाउंट्स रिकवर्ड शैल बी रिफंडेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। क्लियर है? तो देखो 96B एंड 96A के अंदर डिफरेंस क्या है। 96A जो बात करता है वो बोलता है कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो 3 महीने के अंदर कर दो, अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हो तो 3 महीने में कर दो, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो तो 1 ईयर के अंदर आपको जो है पेमेंट रियलाइज हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उसके अगले 15 दिन के अंदर आपको पैसा पे करना पड़ेगा और वो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट रहेगा। क्लियर है? ये बात करता है रूल 96A। 96B क्या बात करता है कि देखो जो अगर आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हो गुड्स का, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में हम क्या देखते थे, पहला टाइम लिमिट क्या है कि 3 महीने में एक्सपोर्ट करना है, पेमेंट का कोई टाइम लिमिट नहीं था। इसलिए 96B क्या बोलता है कि आपको जो है अगर आपने एक्सपोर्ट किया है और आपने अगर रिफंड क्लेम किया है आपका अनयूटिलाइज आईटीसी का, या फिर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में आपने अगर विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी किया है और आपने रिफंड लिया है तो आपको सेल्स प्रोसीड रिसीव हो जानी चाहिए। अगर सेल्स प्रोसीड रिसीव नहीं होती है विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट अंडर फेमा, उस केस में आपको जो है पैसा पे करना पड़ेगा और वो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट रहेगा। कितने दिन में पे करेंगे, जिस दिन आपका टाइम पीरियड एक्सपायर हुआ वहां से 30 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, और अगर सब्सिक्वेंटली आपको जो है पैसा रियलाइज हो जाता है, सेल्स प्रोसीड आ जाती है, तो आपको वो पैसा जो आपसे रिकवर किया गया वो आपको वापस से लौटा दिया जाएगा। क्लियर है? चलो सर नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 77। ये बात करता है रिफंड ऑफ टैक्स रॉन्गली कलेक्टेड एंड पेड। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मुझे इंटर स्टेट सप्लाई मैंने मान करके यहाँ पर आईजीएसटी का पेमेंट कर दिया, लेकिन मुझे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेमेंट करना था, तो क्या करूंगा, जो मैंने गलत यहाँ पर पैसा पे कर दिया उसका मुझे रिफंड मिल जाएगा। कब मिलेगा? जब मैं करेक्ट हेड में टैक्स का पेमेंट करूंगा। करेक्ट हेड में जिस दिन पेमेंट किया वहां से 2 ईयर्स के अंदर अंदर मुझे रिफंड मिल जाएगा। इस सेक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखो जब मैंने यहां पर करेक्ट हेड में जब टैक्स का पेमेंट करूंगा ना तो मुझे कोई भी तरह का इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। सर इंटरेस्ट क्यों नहीं लगेगा? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर में कि आपको जो है इंटरेस्ट क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि देखो मैंने कोई टैक्स का चोरी नहीं किया है। मुझे पे करना था सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, मैंने पे कर दिया आईजीएसटी। अगर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पे करता तो 9,000 पे करता, आईजीएसटी पे किया तो 18,000 पे किया, मतलब पैसा तो उतना ही पे किया ना, मैंने कोई टैक्स का चोरी नहीं किया, इसलिए इंटरेस्ट यहां पर नहीं लगेगा। ठीक है, और जो पैसा मैंने गलत हेड में टैक्स पे किया है उसको मुझे रिफंड मिल जाएगा जब मैं करेक्ट हेड में टैक्स का पेमेंट करूंगा। ठीक है, उसके बाद चलो सर नेक्स्ट आ जाता है रूल 89(1)A। एनी पर्सन क्लेमिंग रिफंड अंडर 77 में फाइल एन एप्लीकेशन इन फॉर्म जीएसटी RFD 01 बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है, सो एप्लीकेशन वही है, रूल 89 में जो हमने देखा वही प्रोसेस रहने वाला है। आपको एप्लीकेशन फाइल करना है और विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। रेलेवेंट डेट क्या है? जिस दिन करेक्ट हेड में टैक्स का पेमेंट कर दोगे। चलो नेक्स्ट, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिफंड जो है आपको नहीं मिलेगा, रिफंड आपको नहीं मिलेगा where the taxpayer has made an adjustment through issuance of credit note under section 34 in respect of the said transaction। अगर आपने क्रेडिट नोट इशू करके जो है एडजस्टमेंट कर दिया है उस केस में जो है आपको रिफंड यहाँ पर नहीं मिलेगा। क्लियर है? चलो सर नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 55। बात करता है रिफंड टू यूएन बॉडीज एंड एम्बेसीज। अब देखो ये इंडिया के अंदर जो है काफी सारी एम्बेसीज वगैरह बनाई हुई है। ठीक है, सो ये यूएन एम्बेसीज होती है। ठीक है, अब ये जो भी यहाँ पर सप्लाई करता है, ठीक है, ये इनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है, ना ही ये टैक्सेबल पर्सन है। सो इनका जो भी यहाँ पर सप्लाई होता है वो जीएसटी नहीं लगता है। अब जो इन्होंने इनवर्ड लिए हैं, ठीक है, इनपुट्स जो खरीदे हैं उस पर जो टैक्स का पेमेंट किया है उसके रिगार्डिंग बोला है कि आपको जो है यहाँ पर रिफंड हम लोग दे देंगे। ठीक है, सो अब रिफंड कब दिया जाएगा? तो देखो यूएन बॉडीज एंड अदर एंटिटीज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 55 कैन क्लेम रिफंड ऑफ द टैक्सेस पेड बाय देम ऑन देयर इनवर्ड सप्लाईज। जो भी उनकी इनवर्ड सप्लाईज है, जो टैक्स पे किया है अपने इनवर्ड पे, उसका आपको रिफंड दे देंगे। आपको टाइम लिमिट क्या है? तो देखो 2 ईयर्स फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। 2 ईयर्स कब से देखना है? तो फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ द क्वार्टर इन विच सच सप्लाई वाज रिसीव्ड।
जिस क्वार्टर में वो सप्लाई रिसीव हुई उसके लास्ट डेट से आपको 2 इयर्स का टाइम लिमिट देखना है। रिफंड एप्लीकेशन क्या रहेगा, तो रिफंड एप्लीकेशन बोला है फॉर्म जीएसटीआर 11, ये आप फाइल करोगे, यही आपका रिफंड एप्लीकेशन माना जाएगा। ठीक है, इस केस में जीएसटी आरएफडी 01 फाइल करने की जरूरत नहीं, ये फॉर्म जीएसटीआर 11 इनको यहाँ पर फर्निश करना पड़ेगा और फिर वो यहाँ पर रिफंड इनको मिल जाएगा। अब गवर्नमेंट ने कौन कौन से लोगों को नोटिफाई किया है, देखो सेक्शन 55 के अंदर तो बोला है यूनाइटेड नेशंस और स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। सेकंड, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशंस और कॉन्सुलेट पोस्ट इन इंडिया और डिप्लोमेटिक एजेंट्स और करियर काउंसलर ऑफिसर पोस्टेड देयर। तो ये दो लोगों को जो है यहाँ पर नोटिफाई किया हुआ है, इनको यहाँ पर जो है रिफंड मिल जाएगा। नेक्स्ट एक चीज और इंपॉर्टेंट दिया है कि देखो कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट जो होता है, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक डिपार्टमेंट है कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट। ये इनका जो भी इनवर्ड सप्लाईज है, जो भी इनवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स है, इसके ऊपर इनको रिफंड मिल जाएगा 50%। ठीक है, 50% ऑफ द एप्लीकेबल सीजीएसटी एंड आईजीएसटी पेड बाय इट ऑन ऑल इनवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स। कब मिलेगा, जब ये कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट जो है आगे सप्लाई करते हैं। किसको सप्लाई करते हैं सर, ये सप्लाई करते हैं यूनिट रन कैंटीन्स ऑफ दिस सीएसडी और एन ऑथोराइज्ड कस्टमर ऑफ दी सीएसडी। ठीक है, सो इन्हीं के कोई यूनिट रन कैंटीन्स है, उनको अगर आगे सप्लाई कर रहे हैं, उस केस में जो भी इनका इनवर्ड सप्लाईज पे जो इनवर्ड सप्लाई है गुड्स का, उस पे जो टैक्स पे किया है उसका 50% इनको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन रिफंड के लिए इनको जो है 3 कंडीशंस यहाँ पर देखनी है। देखो, पहला, इनको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर रिफंड इन डिफरेंट प्रिस्क्राइब फॉर्म वंस इन एवरी क्वार्टर। तो कब अप्लाई करना पड़ेगा, वंस इन एवरी क्वार्टर इनको अप्लाई करना पड़ेगा रिफंड के लिए। नेक्स्ट, द एप्लीकेशन शैल बी डेल्ट विद इन सेम मैनर एज एप्लीकेशन फॉर रिफंड फाइल्ड अंडर जीएसटी आरएफडी 01। जिस तरह से जीएसटी आरएफडी 01 का ट्रीटमेंट रहता है, उसी तरह से जो है इस एप्लीकेशन को डील किया जाएगा। डिफरेंट फॉर्म में यहाँ पर फाइल करना पड़ेगा और 3 कंडीशन यहाँ पर पूरी करनी पड़ेगी। पहला, जो भी आपने इनवर्ड सप्लाईज लिया है, ठीक है, यहाँ पर जो कैंटीन डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो भी इनवर्ड सप्लाई लिया है गुड्स का, वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन से लिया होना चाहिए। ठीक है, और वो रजिस्टर्ड पर्सन जो है उसने जीएसटीआर 1 अपना फाइल किया होना चाहिए और जीएसटीआर 3 भी फाइल किया होना चाहिए। सो अगर सप्लायर अपना 3 भी फाइल करेगा, तभी तो मेरे को जो है पता चलेगा कि मैंने जो टैक्स का पेमेंट किया है वो क्रॉस चेक कैसे होगा। सो जिस सप्लायर से आप खरीद रहे हो ना इनवर्ड सप्लाई जो है, वो सप्लायर रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसने अपना जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1 जो है वो फाइल किया होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, द नेम एंड जीएसटीएन ऑफ द एप्लीकेंट इज मेंशन्ड इन द टैक्स इनवॉइस। ठीक है, नाम और यहाँ पर जीएसटीएन जो है, जो एप्लीकेंट है, उसका यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। एंड थर्ड, गुड्स हैव बीन रिसीव्ड बाय सीएसडी फॉर द पर्पज ऑफ सब्सिक्वेंट सप्लाई। जो गुड्स आपने रिसीव किया है उसको आप सब्सिक्वेंटली किसको सप्लाई कर रहे हो, जो भी यूनिट रन कैंटीन है ऑफ सीएसडी और टू दी ऑथोराइज्ड कस्टमर ऑफ सीएसडी, इनको अगर आगे सप्लाई कर रहे हो, ये 3 कंडीशन अगर फुलफिल होती है, उस केस में आपको रिफंड यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलो सर नेक्स्ट आते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड, सेक्शन नंबर 56। हमने पेमेंट ऑफ टैक्स में पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। टैक्स का पेमेंट डिले करते हो, उस केस में जो पर्सन है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, उसको जो है यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका रिफंड है, आपको मिल रहा है, और अगर डिले मिला है रिफंड, तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पर आपको इंटरेस्ट देगी। कितना इंटरेस्ट देगी सर, सो इंटरेस्ट इज पेबल टू द एप्लीकेंट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। कितना रेट है, 6%। जब यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन पे करता है तो हमेशा 18% होता है, लेकिन गवर्नमेंट जब पे कर रही है तो 6% ही होता है। ठीक है, कम रेट ही यहाँ पर रहती है। तो 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी कब से मिलेगा, बियॉन्ड 60 डेज, मतलब 60 दिन के अंदर पे कर देते तो कोई इंटरेस्ट नहीं। 61st डे से जो है आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन चालू होगा, कब तक, टिल द एक्चुअल डेट ऑफ रिफंड। तो 61st डे से लेकर के एक्चुअल डेट ऑफ रिफंड तक का आपको इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 6%। लेकिन ये जो 6% का रेट है, ये रेट हो जाएगा 9%। कब, जब आपको रिफंड मिल रहा है, रिफंड इज इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट रिफंडेबल कॉन्सिक्वेंट टू एन ऑर्डर पास्ड इन एनी अपील और फर्दर प्रोसीडिंग्स। ये कॉन्सेप्ट हम अपील्स एंड रिवीजन चैप्टर में भी पढ़े हैं कि जब आपको रिफंड मिल रहा है एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी अपील और रिवीजन, ठीक है, आप कोई फर्दर प्रोसीडिंग्स में गए और वहां से आपको रिफंड मिलना, ऑर्डर आया है आपका, उस केस में आपको इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 9%। ठीक है, सो 9% देखना है, लेकिन वो भी कब से देखेंगे, 61st डे से। 60 दिन के अंदर मिल गया तो कोई इंटरेस्ट नहीं, 61st डे से लेकर के एक्चुअल डेट ऑफ रिफंड तक आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा। सो 2 रेट्स दिया है। पहला, अगर नॉर्मल केस में तो 6% का रेट है, लेकिन अगर आपको रिफंड मिल रहा है एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी अपील और फर्दर प्रोसीडिंग्स, उस केस में 9% की रेट से आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 57 एंड 58, बात करता है कंज्यूमर वेलफेयर फंड। अब देखो, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर आप जो है यहाँ पर टेस्ट ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट पास नहीं कर पाते हो, उस केस में आपका पैसा जो है कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सो कौन कौन सा पैसा यहाँ पर डिपॉजिट होता है, सो अमाउंट ऑफ रिफंड डिटरमाइंड बाय एन ऑर्डर पास बाय प्रॉपर ऑफिसर,
दूसरा, एनी इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ऑफ द अमाउंट क्रेडिटेड टू द फंड। अब देखो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जो पैसा है, अगर उसको कहीं इन्वेस्ट किया है तो वहां से जो इनकम आई है वो भी यहाँ पर क्रेडिट होगी। एंड थर्ड, सच अदर मनी इज रिसीव्ड बाय इट, कोई भी अदर पैसा अगर मिलता है वो सारा पैसा जो है यहाँ पर कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डिपॉजिट किया जाएगा। अब इसका जो भी 50% है, 50% अमाउंट जो है ऑफ आईजीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस, वो यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा सेंट्रल लेवल पे, और बाकी का पैसा जो है स्टेट का यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, चलो सर नेक्स्ट आ जाते हैं, मैनर ऑफ फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिफंड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब देखो क्या अनरजिस्टर्ड पर्सन को रिफंड मिलता है क्या? सर बिल्कुल मिलता है। अब देखो दो सिनेरियोज यहाँ पर दिए हैं, दोनों को अच्छे से समझेगा। पहला, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है और बात क्या करता है, कैंसलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट और बिल्डिंग। अब देखो इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मुझे एक फ्लैट खरीदना है, ठीक है, मेरे को फ्लैट लेना है और फ्लैट का प्राइस है सर 1 CR। अच्छा सा सुंदर फ्लैट है और मुझे पसंद आ गया, मुझे लेना है। मैं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं, तो मुझे क्या करना है, मैंने कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका, कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है, तो उस केस में ये सेल ऑफ बिल्डिंग नहीं है, क्या है, कंस्ट्रक्शन का सर्विस ले रहा हूं मैं, सप्लाई ऑफ सर्विस है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका, 1 करोड़ का फ्लैट है, तो मैंने 1 करोड़ रुपीज पे किया, बट चूंकि कंस्ट्रक्शन का सर्विस मैं ले रहा हूं तो मुझे जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। मान लो 12% का रेट है, ठीक है, सो 12 लाख रुपए जो है मैंने जीएसटी पे किया, सो टोटल मैंने कितना 1.12 CR इतना पैसा पे किया है। ठीक है, अब मैंने इतना पैसा पे कर दिया, मेरा फ्लैट बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब बाद में चल करके क्या होता है, आगे चल करके वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, कैंसिल हो गया। उस केस में क्या होगा, ये बिल्डर जिस मैंने किसने पैसा पे किया, मैं यहां पर मैंने फ्लैट खरीदा है किसी बिल्डर से, ठीक है, मतलब वो कंस्ट्रक्शन चल कर रहा है उसका, मैंने उसको पैसा कितना पे किया 1.12 CR। अब ये पैसा क्या करेगा, बिल्डर क्या करेगा, 1 करोड़ अपने पास रखेगा और ये जो 12 लाख रुपए जीएसटी का है वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। अब आगे चल करके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, तो उस केस में क्या करेगा, ये बिल्डर मुझे पैसा रिफंड करेगा, रिफंड करना पड़ेगा इसको, कितना करेगा 1 CR, 1 CR ही करेगा, क्यों, क्योंकि 12 लाख तो इसने गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब इस केस में ये चेतन जो है अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो क्या करेगा, तो वो यहां पर रिफंड ले सकता है। ठीक है, तो पहला सिनेरियो समझा आपको। अब सेकंड केस देखो, टर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। मान लीजिए मैंने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, ठीक है, लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, और काफी पॉलिसीज ऐसी होती है जिसमें आप अपफ्रंट पैसा पे कर सकते हो। मैंने 10 लाख रुपए पे कर दिया, 5 साल तक की पॉलिसी थी, लेकिन आगे चल करके 3 साल बाद या 4 साल बाद क्या हुआ, यहां पर टर्मिनेट हो गई, इंश्योरेंस पॉलिसी टर्मिनेट हो गई। तो उस केस में क्या होगा, मैंने जो पैसा पे किया 10 लाख का, उसमें मैंने जीएसटी भी पे किया होगा, तो ये जीएसटी क्या करेगी, इंश्योरेंस कंपनी आगे गवर्नमेंट को पे कर देगी। अब मेरा चूंकि पॉलिसी ही टर्मिनेट हो गया है, तो मुझे पैसा जो मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से वो तो मेरा नेट अमाउंट मिलेगा, जीएसटी का अमाउंट जो मैंने पे कर दिया गवर्नमेंट को वो मुझे जो है वापस रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, सो इन दो केसेस के अंदर क्या बोला है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन चाहे तो वो भी यहाँ पर रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है। अब इसके लिए एक कंडीशन जो है वो आपको ध्यान रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर रिफंड क्लेम कर रहे हो, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन रिफंड क्लेम कर रहा है, तो उसको ध्यान रखना है कि क्रेडिट नोट ना इश्यू हुई हो। ठीक है, सो वेयर द टाइम पीरियड फॉर इश्यूएंस ऑफ क्रेडिट नोट अंडर सेक्शन 34 हैज नॉट एक्सपायर्ड। अगर क्रेडिट नोट का टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ है उस केस में तो भैया सीधा क्रेडिट नोट इश्यू कर दो ना। क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न, मैंने सेल किया लेकिन वो रिटर्न हो गया। अब यहाँ पर फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा दिया, ठीक है, लेकिन बिल्डर ने मुझे सेल करने वाला था वो फ्लैट और वो रिटर्न हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। सेकंड में अगर इंश्योरेंस पॉलिसी है वो टर्मिनेट हो गई, तो उस केस में क्रेडिट नोट इश्यू करके आप जो है यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो आपका पैसा। सो अगर क्रेडिट नोट का टाइम लिमिट एक्सपायर नहीं हुआ है उस केस में जो है आप यहाँ पर रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं, आपको क्रेडिट नोट जो सेक्शन नंबर 34 में हमने पढ़ा वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्रेडिट नोट का जो टाइम लिमिट है वो हमने देखा है कि अगले साल की 30 नवंबर और द डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विचएवर इज जो अर्लियर रहता है उतना ही टाइम लिमिट है क्रेडिट नोट का। तो अगर वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया है उस केस में कोई ऑप्शन नहीं रखता है, मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो पैसा कैसे क्लेम करे, तो उस केस में जो है वो रिफंड यहाँ पर ले सकता है। ठीक है, सो कंडीशन क्या है कि आपका 34 का जो टाइम लिमिट है वो ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो जाना चाहिए। चलो सर, अब प्रोसेस क्या रहेगा, तो जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसको यहाँ पर टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा यूजिंग हिज पैन नंबर। सो एक बार के लिए टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लो जीएसटी के अंदर, उसके बाद आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा और अपनी बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तब बैंक डिटेल भी देते हैं क्योंकि आपका जो पैसा है रिफंड का वो उसी बैंक अकाउंट में आएगा। एंड थर्ड क्या बोला है, आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी इन फॉर्म जीएसडी RFD 01 टू बी फाइल्ड अलोंग विद द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो हमने रूल 89 के अंदर पढ़ा कि आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, वो सारा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको रिफंड यहाँ पर मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना है, अब देखो मैंने मान लीजिए मैंने क्या किया, बिल्डर से मैं फ्लैट खरीदा था, ठीक है, ये बिल्डर है। अब मैंने जो 1 करोड़ का फ्लैट खरीदा उस पर 12 लाख का यहाँ पर जीएसटी दिया था। अब ये मान लीजिए बिल्डर जो है
अब मेरा और बिल्डर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऐसा था कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है तो उस केस में जो है आपको यहाँ पर 60% पैसा ही मिलेगा, पूरा पैसा नहीं देंगे। काफी सारी जगह ऐसा होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो आपको जो है पूरा पैसा नहीं मिलेगा, 60% या 70% ही मिलेगा। तो मान लो अगर ये मुझे 70 लाख रुपीज ही लौटा रहा है, अगर बिल्डर जो है मुझे 70 लाख रुपीज ही लौटा रहा है, उस केस में मैं पूरा 12 लाख का रिफंड नहीं ले सकता, क्योंकि 12 लाख कितने अमाउंट पे लगा है, 1 करोड़ पे 12% लगा है। अब चूंकि मुझे जो अमाउंट मिल रहा है वो 70 लाख रुपीज ही मिल रहा है, तो प्रोपोर्शनेटली जो जीएसटी का अमाउंट है, जो रिफंड का अमाउंट है, वो भी उतना ही प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। ठीक है, तो जितना पैसा आपको मिला है वही प्रोपोर्शन में आपको जीएसटी का रिफंड मिलेगा। अब पढ़ो इसको, क्या लिखा है, विद द अमाउंट पेड बैक बाय द सप्लायर, amount paid back by the supplier to unregistered person on cancellation or termination of the agreement is less than the amount paid by such unregistered person to the supplier। मतलब जितना मैंने पे किया उससे कम है, उस केस में only the proportionate amount of tax involved in such amount paid back shall be refunded to the unregistered person। so अगर मुझे 70 लाख मिला है तो उतना ही 70 लाख पे जो 12% लगाओगे, जितना जीएसटी आएगा वही आपको रिफंड यहाँ पर मिलेगा। अब रिफंड आपको क्लेम करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा 2 इयर्स फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। रेलेवेंट डेट क्या लेंगे सर, सो 2 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ लेटर ऑफ कैंसलेशन, जिस दिन कैंसलेशन हुआ एग्रीमेंट का, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जिस दिन कैंसलेशन हुआ, वहां से जो है आपको 2 इयर्स का टाइम लिमिट देखना रहेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है अनरजिस्टर्ड पर्सन भी यहाँ पर रिफंड क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पर जो है हमारा पूरा रिफंड का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। 16 पेजेस के अंदर हमने पूरा डिटेल में बहुत अच्छे से समझा है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, और आपका जो भी जेन्युइन कमेंट्स है वो यहाँ पर जो है कमेंट सेक्शन में लिखो। आपके फीडबैक जो है मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं ताकि मैं इस तरह के और वीडियोस बना पाऊँ। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।